एवरीवन, वेलकम टू मोस्ट वांटेड सीरीज। और आज जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है और वेटेज वाइज भी बहुत अच्छा है। और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको लोगों को पढ़नी है। और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन के अंदर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट निकलते हुए आएंगे बाहर। लेकिन पढ़ते पढ़ते आपको लगता है कि यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए ये लेक्चर देखिए आप लोग। इसमें शॉर्ट में आपको सारी चीजें बता दूंगा। फिर एनसीईआरटी की सारी थ्योरी पढ़ लीजिए और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपसे वो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए जी, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर मैप में क्या है ये देख लेते हैं पहले। तो चैप्टर मैप जो होता है उसके अंदर सबसे पहले हमें पता है कि मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो है उसके बारे में बताया जाएगा। इंट्रोडक्शन सेक्शन होगा, मेंडल ने कैसे काम किया, क्यों किया, कितने कैरेक्टर लिए, वो सारी बातें बताई जाएगी। उसके बाद हम डायरेक्टली पहुंचेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, मेंडल के सीधे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, जिसमें उसने एक कैरेक्टर को लेकर के एक बार में और 7 बार एक्सपेरिमेंट किए, 7 अलग अलग किए, है ना। ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन कैसे बनाते हैं वो आप मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस वाले आर्टिकल में देखोगे। पेरेंट्स को कैसे बनाया जाता है ना। मेंडल के वर्क करने का जो एक तरीका था, मेंडल ने जो जिस तरीके से वर्क किया था, जो एक सीक्वेंस रखा था, जो मैनर था, वो मैनर आपको मैं बताऊंगा। ऐसे बताऊंगा जैसे कि मेंडल खुद आपके सामने एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उसके बाद वो किस तरीके से रिजल्ट ला करके दिया उसने, है ना। कैसे टेस्ट क्रॉस कराया, क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी टेस्ट क्रॉस करने की, कैसे उसने रिजल्ट्स जो है रेशोज हैं वो अपन इंटरफेयर करें। तो सारी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस उसने कैसे यूज किए, क्या मान के यूज किया होगा। अच्छा, उसने जो माना है उस चीज को आज जो हम जानते हैं उस चीज के साथ रिलेट करके देखेंगे कि उसने कितना जबरदस्त सोचा होगा उस टाइम पे। ऐसी बातें। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बेसिस पे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो है उसमें 3 लॉ में से 2 लॉ दिए। सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस, बहुत सिंपल लॉ है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये बहुत अच्छा लॉ था, जो यूनिवर्सल लॉ है, जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स, ये वन जीन इनहेरिटेंस के आपके क्या है एक्सेप्शन मिलेंगे, है ना। इसी तरीके से आपको जो जीन है वन जीन इनहेरिटेंस के बाद में अब हम पढ़ेंगे 2 जीन इनहेरिटेंस। ठीक है। अब 2 जीन इनहेरिटेंस से पढ़ने से पहले एनसीईआरटी के अंदर एक पैराग्राफ है जिसमें लिखा है एक्सप्लेनेशन ऑफ डोमिनेंस, कि डोमिनेंस का कैसे होता है, क्यों होता है ना। हेटेरोजाइगस कंडीशन में कैसे डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाता है ना। और रिसेसिव में जो होमोजाइगस कंडीशन है उसमें कैरेक्टर क्यों एक्सप्रेस नहीं होता है। तो मॉडिफाइड एलील, है ना, नॉन मॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड एलील, 3 टाइप के मॉडिफिकेशन है एंजाइम बनाने के लिए। तो वो डोमिनेंस का एक्सप्लेनेशन है, वो एनसीईआरटी के अंदर है, उसको हम देखेंगे। ठीक है। और मोनो यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम सेल डिवीजन के साथ में, सेल डिवीजन का नॉलेज साइड में रखेंगे, मियोसिस का। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो मेंडल का जो एक माना गया है, उसको तो पता नहीं था कि क्या क्रोमोसोम होता है, क्या मियोसिस होता है। तो इस तरीके से हम वो मियोसिस वाला जो हमारा दिमाग वाला कंसेप्ट है जो हम जानते हैं, उसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के साथ में अप्लाई करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो मेंडल के जो फैक्टर्स हैं उनकी एक्चुअल पोजीशन हमें पता लग जाएगी, कि एक्चुअली वो फैक्टर जो मान रहा था, जिसको उसको पता नहीं था कि सेल में कहाँ होता है, उसको हम फिजिकली बता देंगे कि वो यहाँ पर होता है। तो उसका जो पेयर माना हुआ था, फैक्टर जो होता है वो पेयर में होते हैं, और फैक्टर के अंदर जो गैमेट के अंदर पेयर सेग्रीगेट होता है। तो एक्चुअली देखा जाए तो सट्टन एंड बॉवेरी ने वो चीज बताई थी कि जो मेंडल फैक्टर मान रहा था वो फैक्टर जो है वो क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है, और क्रोमोसोम जो होता है वो एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हमेशा पेयर में होता है। तो पेयर का एक क्रोमोसोम एक एलील रखता है और दूसरा क्रोमोसोम दूसरा एलील रखता है ना। तो वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, कुछ भी हो सकता है। तो ये पेयर मियोसिस के टाइम पे सेग्रीगेट होता है एनाफेज 1 में, तो फिर वो एलील का पेयर भी सेग्रीगेट हो जाएगा। ऐसा करा उसने। तो मियोसिस को और फैक्टर को दोनों को मिलाकर के उसने बताया कि जैसा क्रोमोसोम का बिहेवियर होता है वैसे ही उस फैक्टर का, मेंडल के और उस जीन का, उस एलील का बिहेवियर होता है। तो ये सट्टन एंड बॉवेरी की थ्योरी थी, जो हम भी इसको देखेंगे। 2 जीन इनहेरिटेंस, 2 जीन का एक साथ इनहेरिटेंस करवाया मेंडल ने। एक बार 2 कैरेक्टर लिए। अब उसको नहीं पता कि कौन से क्रोमोसोम पे कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है, उसको तो बस इतना पता है कि मेरे पास 7 कैरेक्टर है, एक बार मैंने एक पेयर बनाया, फिर दूसरा पेयर बनाया, ऐसे 21 पेयर्स बने, कॉम्बिनेशन 7 के। तो 7 कैरेक्टर के एक बार में 2, एक बार में 2, ऐसे टोटल कैरेक्टर कॉम्बिनेशन 21 डाई हाइब्रिड क्रॉसेस बने। उसने 21 डाई हाइब्रिड क्रॉसेस को परफॉर्म किया, तो उसको हर डाई हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स जो हैं वो इक्वल मिले। F2 जनरेशन के अंदर जो रेशो मिला वो इक्वल मिला। अब इक्वल रेशो मिला भाई, अब इक्वल रेशो मिला तो कोई कहेगा कि यार इक्वल रेशो है, इसका मतलब ये है
कि एक जीन जो है वो 3:1 के अंदर इनहेरिटेंस होता है और दूसरा भी 3:1 में इनहेरिटेंस होता है। तो दोनों जीन को ले लो एक साथ, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 9:2 3:2 3:1 में डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन के अंदर फिनोटिपिक रेशियो ऑब्टेन होता है। तो इसको इन्होंने बोला इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से एकदम इंडिपेंडेंट है। कैसे इंडिपेंडेंट है कि ऐसा नहीं होता है कि ये जो होता है वो इस पर डिपेंड करता है कि तू डोमिनेंट आएगा, तू भी डोमिनेंट आएगा, तब अपन दोनों एक्सप्रेस होते हैं। ये कहता है तू तेरा जाने मैं मेरा जानूं, मैं मेरे मोनो हाइब्रिड में जैसा एक्सप्रेस होता हूं लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता हुआ वैसे ही एक्सप्रेस होऊंगा। ये कहता है मैं भी ऐसे एक्सप्रेस होऊंगा। दोनों को मिला देंगे तो बोले हम दोनों भी हमारे जैसे से हमारे इंडिपेंडेंट वे से ही क्या होंगे, एक्सप्रेस होंगे। हम दोनों पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, रिजल्ट चेंज नहीं होंगे, है ना। हम हमारे हिसाब से जाएंगे अंदर, है ना। दो ये मेरे तरफ से, ये मेरे अकॉर्डिंग एक्सप्रेस होगा, ये कहता है मैं मेरे अकॉर्डिंग एक्सप्रेस होऊंगा, लेकिन जाएंगे तो एक ही ऑर्गेनिज्म में, लेकिन दोनों पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी। तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब आगे एक्सप्रेस हो रहे हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर, ये असॉर्ट हो रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन जो आ रहा है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन आ रहा है दो कैरेक्टर्स का। तो ये दो कैरेक्टर का इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन किस तरीके से आता है, क्यों आता है और कैसे इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि वो किस तरीके से इंडिपेंडेंट असॉर्ट करने के बाद में हमें इतने डिफरेंट टाइप के ऑफरिंग पैदा करके देंगे, क्यों देंगे ऐसा पैदा करके। 4 टाइप के गैमेट बनाना सीखेंगे। मेंडल तो मैथमेटिक पे काम करता था, वो तो दिमाग से खेलता था। वो कहता था कि अगर ऐसा जीनोटाइप है तो इसमें इसके साथ में जाने, ये और ये साथ में जा सकता है, इस बार ये और ये साथ में जाएगा। तो मैथमेटिक पे काम कर रहा है कि जैसे 7 कैरेक्टर थे और 7 कैरेक्टर को हमने क्या किया, कॉम्बिनेशन बनाए। तो एक बार कैरेक्टर 1 के साथ कैरेक्टर 7 गया, कैरेक्टर 1 के साथ कैरेक्टर 3 गया, तो ऐसे वो कॉम्बिनेशन बना रहा था ना। तो वैसे ही उसने क्या किया, गैमेट बनाते टाइम पे क्या किया, कॉम्बिनेशन बना लिए। तो जब कॉम्बिनेशन बनाना चालू किया मैथमेटिकली कि एक बार आर के साथ में कैपिटल वाई जाएगा, एक बार स्मॉल आर के साथ में कैपिटल वाई जाएगा, तो ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज हो सकती है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना करके उसने पॉसिबिलिटीज निकाल ली। लेकिन एक्चुअली देखा गया कि सर ये 4 टाइप के गैमेट एक्चुअल में कैसे बनते हैं, तब आपको मियोसिस का नॉलेज काम में आता है कि मियोसिस की वजह से वो 4 टाइप के गैमेट बनते हैं। और मियोसिस में 2 काम होते हैं। अगर सेम क्रोमोसोम पर जीन प्रेजेंट है, सेम क्रोमोसोम पर जीन प्रेजेंट है और 4 टाइप के गैमेट बन रहे हैं, तो बीच में जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है वो क्रॉसिंग ओवर 4 टाइप के गैमेट बना के देता है। कैसे कि 2 तो पेरेंटल टाइप के होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, और दूसरी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, उसमें क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, तो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। ए और कैपिटल बी था, इधर स्मॉल बी था, चेंज हो गया, तो कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी हो गया, और उधर कैपिटल बी स्मॉल बी था। तो वो तो पहले से ही यही था, लेकिन इनको भी यही होना चाहिए था, लेकिन ये क्रॉसिंग ओवर हो गया। इसकी वजह से 4 क्रोमेटिड्स थी, उसमें से ये 2 जो है वो क्या हो गई, पॉल्यूट हो गई, रिकॉम्बिनेशन हो गया, और ये तो ऐसे ही थी एज इट इज। तो 1 2 3 4 अलग टाइप की क्रोमेटिड बन गई। इसका मतलब 4 क्रोमेटिड चारों डिफरेंट अलग अलग गैमेट में जाएगी, तो चारों एक दूसरे से अलग होगी कॉम्बिनेशन में, है ना। ये कैपिटल ए कैपिटल बी, ये स्मॉल बी, यहां पर क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, चेंज होने की वजह से। तो 4 कॉम्बिनेशन बन गए अलग अलग। तो ये 4 टाइप के गैमेट जो मेंडल मान रहा था वो बनने के पीछे रीजन था, अगर एक ही क्रोमोसोम पर 2 जीन है और रिकॉम्बाइंड गैमेट बन रहे हैं, तो रीजन होता है मियोसिस में होने वाला क्रॉसिंग ओवर। और अगर मान लो 2 जीन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम पर हो, तो अगर 2 जीन 2 अलग अलग क्रोमोसोम पर हो, एक क्रोमोसोम नंबर 1 पे है, एक क्रोमोसोम नंबर 7 पे है, तब ये गैमेट जो बनता है 4 टाइप का गैमेट, वो किसकी वजह से बनता है, तो वो 4 टाइप का गैमेट बनता है इंडिपेंडेंट अलाइनमेंट की वजह से। ये क्या होता है सर, ये वो होता है, ये 2 क्रोमोसोम है ना। अब इस 2 क्रोमोसोम के मतलब ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है। मान लेते हैं इसके ऊपर कैपिटल ए, इस पे कैपिटल बी है, इसमें स्मॉल ए, इसमें स्मॉल बी है। अब ये दोनों एक दूसरे से ऐसे अलाइन हो गए। अब क्या होगा, ये दोनों क्रोमोसोम अलग अलग है। अब ये एनाफेज 1 के अंदर क्या होगा, ये पेयर सेग्रीगेट होगा, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे और ये दोनों नीचे आ जाएंगे। तो आप सोचो इधर कौन है, स्मॉल ए, इधर कैपिटल ए, इधर कैपिटल बी, इधर स्मॉल बी। तो अगर ये सेग्रीगेशन होगा तो क्या होगा, कैपिटल ए के साथ में स्मॉल ए जाएगा
और कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी जाएगा, जा रहा है ना। तो ए कॉम्बिनेशन में क्या हो गया, गैमेट में ऊपर कौन गया, कैपिटल ए स्मॉल ए, नीचे कौन गया, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मेटापेज प्लेट के ऊपर ये तो ऐसा ही रहेगा, ओके, और ये जो है ऐसे अलाइन ना होकर के ऐसे अलाइन हो जाएगा। तो ऐसे अलाइन हो गया, तो ऐसे अलाइनमेंट होने के बाद क्या होगा, अब ये जाएंगे ऊपर। तो ये कौन है, ये स्मॉल बी और ये कैपिटल ए। तो कैपिटल ए के साथ में पहले जा रहा था स्मॉल ए, अब जाएगा स्मॉल बी। तो कैपिटल ए स्मॉल बी और नीचे कैपिटल बी स्मॉल ए, ओके। तो इस बार क्या हो गया, कॉम्बिनेशन बदल गया। तो कहने का मतलब है कि पहले वाले दो दो, फिर दूसरे वाले दो दो, 4 टाइप के गैमेट, यानी 2 डिफरेंट क्रोमोसोम पर जीन प्रेजेंट है, तो 4 टाइप के गैमेट बनने के पीछे रीजन क्या होता है, इंडिपेंडेंट अलाइनमेंट ऑन। इंडिपेंडेंट अलाइनमेंट क्या हुआ, जरूरी थोड़ी होता है कि तू ऐसे अलाइंड है तो मैं भी ऐसे ही अलाइंड होऊंगा, ये तो होगी डिपेंडेंसी। लेकिन इंडिपेंडेंट अलाइनमेंट का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि तुम ऐसे भी हो सकते हो और ऐसे भी अलाइनमेंट हो सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी बन गई ना, ऐसे गैमेट बनने की भी और ऐसे गैमेट बनने की। तो ये 2 मान लिया और वो 2 मान लिए, तो 4 टाइप के गैमेट हो गए। और क्रॉसिंग ओवर में क्या था, क्रॉसिंग ओवर में ये था कि ये 2 क्रोमोसोम ऐसे, ठीक है, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गया। तो ये क्रॉसिंग ओवर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, मान लो 2 जीन यहां लिख दिए, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, है ना, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो 4 क्रोमेटिड के अंदर टाइप क्या रहेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, 2 ही टाइप के गैमेट हुए। और क्रॉसिंग ओवर कर लिया तो कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी तो रहेगा ही रहेगा। नए बन जाएंगे कौन से, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल ए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये 2 जीन का इनहेरिटेंस जब हम पढ़ते हैं तो 2 जीन के इनहेरिटेंस के अंदर आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर दोनों जीन सेम क्रोमोसोम पर है तो 4 टाइप के गैमेट बनने के पीछे, वो जो 2 रिकम्बाइंड गैमेट बनने के पीछे रीजन क्रॉसिंग ओवर होता है। और अगर 2 जीन 2 डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो वहां पर वो जो 4 टाइप के गैमेट बनने का जो रीजन है वो है इंडिपेंडेंट अलाइनमेंट ऑन मेटाफेज प्लेट ड्यूरिंग मियोसिस। तो ऐसे अगर 4 टाइप के गैमेट बनेंगे तो ही 4 टाइप के गैमेट से 16 टाइप की जनरेशन ऑफस्प्रिंग बनेगी। और 16 टाइप की ऑफस्प्रिंग के अंदर 9:3:3:1 रेशो के अंदर क्या होगा, कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। यस और नो, क्लियर है या नहीं है। तो ऐसे 4 टाइप के गैमेट बनना बहुत जरूरी होता है और अच्छे खासे नंबर में बनना जरूरी होता है। अगर 4 टाइप के गैमेट में सोचो थोड़ा सा, सर वो 4 टाइप के गैमेट जिसके अंदर एक ही क्रोमोसोम पर 2 जीन प्रेजेंट है, एक ही क्रोमोसोम पर 2 जीन प्रेजेंट है, और दोनों जीन जो है प्रेजेंट होने पर जो रिकम्बाइंड टाइप के गैमेट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, क्रॉसिंग ओवर के बाद बनेंगे। और क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है कि दोनों जीन के बीच की, जैसे कैपिटल ए कैपिटल बी था तो कैपिटल ए और कैपिटल बी के बीच में से कटना चाहिए ना, ये कैपिटल बी कैपिटल ए को छोड़ करके इधर आना चाहिए स्मॉल ए के पास में, और स्मॉल ए वाला जो स्मॉल बी है वो कट करके कैपिटल ए के साथ में लगना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में तलवार चलेगी, कटेगा तभी तो ये हटेंगे। और दोनों अगर मान लो बहुत पास पास है तो कैपिटल और कैपिटल बी बिल्कुल जुड़ के लगे हुए हैं तो इस क्रोमोसोम के ऊपर वो एकदम दूसरे से लिंक्ड हो तो फिर क्या होगा, दोनों को काटना मुश्किल हो जाएगा बीच में से। तो इसलिए कहते हैं कि अगर लिंक्ड है, डिस्टेंस बहुत कम है, तो इन दोनों को अलग करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। और जब दोनों अलग ही कम होंगे तो फिर ये रिकॉम्बिनेशन ही कम होगा, और रिकॉम्बिनेशन कम होगा, बहुत कम होगा, तो रिकम्बाइंड गैमेट भी कम बनेंगे, और रिकम्बाइंड गैमेट कम बनेंगे तो फिर आपको पता है कि वो 4 टाइप के गैमेट जो है वो बनने के अंदर मुश्किल आएगी। और 4 टाइप के गैमेट मुश्किल से बनेंगे तो उनके फ्यूजन से बनने वाले 16 ऑफस्प्रिंग के अंदर वो कैरेक्टर अलग अलग तरीके के बनने में मुश्किल आएगी, वो रेशियो ऑब्टेन नहीं होगा। तो ये मेंडल को पता नहीं था, क्योंकि मेंडल ने जितने भी कॉम्बिनेशन लिए थे 21 कॉम्बिनेशंस डाई हाइब्रिड क्रॉस में, वो सारे के सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं 21 के 21 कॉम्बिनेशंस, तो उसमें से एक छोड़ देते हैं। 20 कॉम्बिनेशन ऐसे थे जिनके अंदर या तो जीन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम पर थी, और या फिर सेम क्रोमोसोम पर अगर थी तो बहुत दूर दूर प्रेजेंट थी, तो इजीली क्रॉसिंग ओवर मिल रहा था, जिससे 4 टाइप के गैमेट इजीली मिल रहे थे। और जो डिफरेंट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो उसमें तो ऑलवेज 4 टाइप के गैमेट मिलेंगे, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर का तो उधर कोई रोल ही नहीं है, इंडिपेंडेंट अलाइनमेंट का रोल है। एक कॉम्बिनेशन ऐसा था जिसके अंदर
चौथे नंबर क्रोमोसोम पर प्रेजेंट 2 कैरेक्टर जिसने लिए थे, 21th कैरेक्टर था, उसने मना कर दिया था बाकी 20 के जैसा रिजल्ट देने से, क्योंकि बाकी 20 में तो क्या था, 4 टाइप के गैमेट इजीली बन रहे थे, क्रॉसिंग ओवर भी हो रहा था, इंडिपेंडेंट अलाइनमेंट भी काम कर रहा था। लेकिन एक ऐसा था जिसके ऊपर एक कॉम्बिनेशन लिया था कैरेक्टर का, उस कैरेक्टर के अंदर चौथे नंबर क्रोमोसोम पर प्रेजेंट 2 कैरेक्टर्स जिनकी जीन एकदम क्लोजली थी। तो यहां पर वर्क करना था 4 टाइप के गैमेट को बनाने के लिए क्रॉसिंग ओवर को, और यहां क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी बहुत कम मिली क्योंकि बहुत लिंक्ड जीन थी वो, और वो लिंक्ड जीन होने की वजह से दोनों जीन यहां पर रेशो जो है वो 9:3:3:1 नहीं मिला, क्योंकि 4 टाइप के गैमेट बनने में बड़ी मुश्किल आई। इस वजह से उस 21th वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसको मेंडल ने एक एरर मान के छोड़ दिया, लेकिन एग्जैक्टली देखा जाए तो वो एक माइलस्टोन था, किसका, लिंकेज को फाइंड करने का। यस और नो, जो टीएच मॉर्गन ने फिर ड्रोसोफिला के अंदर एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड 3 कैरेक्टर जो हैं उनकी जीन ली, और 3 कैरेक्टर की जीन को लेकर के उसने बता दिया कि ये देखो, ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर मैं लेता हूं तो इतने ऑफस्प्रिंग रिकॉम्बिनेशन वाले मिलते हैं। वो जो 2 गैमेट है ना रिकॉम्बिनेशन वाले, वो जब 2 गैमेट रिकॉम्बिनेशन वाले ज्यादा बनेंगे, ज्यादा कब बनेंगे, जब दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा। दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर ज्यादा कब होगा, जब दोनों की डिस्टेंस ज्यादा होगी, और दोनों की डिस्टेंस ज्यादा होगी, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा, तो 2 रिकॉम्बिनेशन टाइप वाले गैमेट ज्यादा बनेंगे। वो ज्यादा बनेंगे तो वो फ्यूज होंगे, और फ्यूज ज्यादा होंगे तो ऑफस्प्रिंग का नंबर भी ज्यादा बनाएंगे, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाला। तो फिर उसने देखा कि 2 जीन ऐसे लिए जो बहुत दूर दूर हैं, और नीचे नए कैरेक्टर, दोनों के मिक्स वाले कैरेक्टर जो है वो रिकॉम्बिनेशन वाले कैरेक्टर ज्यादा मिले, और 1-2 कैरेक्टर ऐसे लिए जिनके डिस्टेंस बहुत कम है, तो नीचे जो ऑफस्प्रिंग बनी वो रिकॉम्बिनेशन वाली कम बनी। क्रॉसिंग ओवर के बाद जो बनने वाले गैमेट्स के फ्यूजन से बनने वाली जो ऑफस्प्रिंग है वो कम बनी। उससे पता लग गया कि ये गैमेट कम बन रहे हैं, मतलब क्रॉसिंग ओवर वैल्यू कम आ रही है इनके बीच में, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम है। तो ये फिर लिंकेज वाला कंसेप्ट बताया उसने। बोला मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑलवेज करेक्ट नहीं है, ये वहां पर गलत हो जाता है जहां पर एक ही क्रोमोसोम पर 2 जीन प्रेजेंट हो और उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम हो, यानी कि वो लिंक्ड जीन हो, टाइटली लिंक्ड जीन हो, तब वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, अब वो डिपेंडेंट हो गई है एक दूसरे के ऊपर। कैसे डिपेंडेंट हो गई है कि ये इतनी लिंक्ड है कि जब ये क्रॉसिंग ओवर के बाद अगर कटेगी तो बीच में से नहीं कटेगी, है ना, इधर साइड से कटेगी, तो ये दोनों साथ में ही जाएगी। तो जहां जाएगी वो साथ में जाएगी, जहां तुम वहां मैं, तो डिपेंडेंसी हो गई या नहीं हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों कैरेक्टर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं कर रहे हैं। जहां पर एक्स कैरेक्टर असॉर्ट करेगा वहां वाई भी करेगा, क्योंकि दोनों की जीन एक साथ क्रोमोसोम पर एक जगह ही प्रेजेंट है। लेकिन पहले क्या हो रहा था, ज्यादा दूर थी तो वो बीच में से कट रही थी, तो एक्स इधर गई और वाई उधर गई, तो दोनों इंडिपेंडेंट हो गए एक दूसरे से। ये होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो जिसका एक्सेप्शन है लिंकेज। गॉट इट। इसके अलावा एक्सेप्शंस डाई हाइब्रिड क्रॉस के और भी पढ़ेंगे, जिसके अंदर क्या होता है कि कोई लिंकेज नहीं है, एक क्रोमोसोम पर जीन बहुत दूर दूर प्रेजेंट है, क्रॉसिंग ओवर भी अच्छे से हो रहा है और अलग अलग गैमेट में भी जा रही हैं, लेकिन जब ऑफस्प्रिंग के अंदर दोनों गैमेट मिलते हैं तो ये कहते हैं कि हमारी कंडीशन है, दोनों जीन कहते हैं तुम कैपिटल ए होगा और ये कैपिटल बी होगा तो ही हम कैरेक्टर एक्सप्रेस करेंगे, अदरवाइज हम कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो ये तो डिपेंडेंसी हो गई, तो इसको हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं बोल सकते। और ये कब नहीं होता, जब 2 जीन के बीच में इंटरैक्शन हो। तो जीन के बीच में इंटरैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर इंटरैक्शन हुआ, भले ही वो दूर हो, लिंक्ड नहीं हो, कुछ भी हो, अगर इंटरैक्शन है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के एक्सेप्शन क्या हुआ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के एक तो हुआ इंटरैक्शन बिटवीन जीन्स, लॉ जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ है, उस लॉ के एक्सेप्शन से अगर बात करें डाई हाइब्रिड क्रॉस में, तो उसके एक्सेप्शन में पहला है जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होने को रोक देता है, वो है इंटरैक्शन बिटवीन जीन्स, और दूसरा है अगर इंटरैक्शन नहीं है जीन के अंदर तो फिर दूसरा कारण बनेगा लिंकेज। लिंक्ड हो तो लिंक होगा तो वो डिपेंडेंसी बन जाएगी साथ में जाने की, तो ये उसको रोक देते हैं। तो ये सारा एक आपको समझ में आना चाहिए, जो मैंने थोड़ा लंबा चौड़ा ज्ञान दिया आप लोगों को। तो चैप्टर में क्या है, चैप्टर में जेनेटिक्स क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आपको आंखों से जो दिखता है, बच्चे माँ बाप की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, लेकिन माँ बाप के कैरेक्टर जरूर दिख रहे हैं थोड़े थोड़े। तो ये क्या है सर, जो थोड़े थोड़े दिख रहे हैं माँ बाप की तरह कैरेक्टर, वो है इनहेरिटेंस। मतलब यहां से कैरेक्टर वहां गए हैं, तो इस चीज को बोलते हैं इनहेरिटेंस।
कैरेक्टर का इनहेरिटेंस हो गया, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जाना। वेरिएशन क्या है? जो वो गलत दिख रहे हैं, वो जो अलग दिख रहे हैं, जो बिल्कुल एक जैसे नहीं है, वो है वेरिएशन। वो आए हैं नए कॉम्बिनेशन, वो नए कॉम्बिनेशन आए हैं। वो किस वजह से आए हैं सर? वो नए कॉम्बिनेशन बने हैं, वो बने हैं जब गैमिट बन रहे थे, जब मियोसिस हो रहा था, तो मियोसिस के टाइम पे इंडिपेंडेंट अलाइनमेंट और क्रॉसिंग ओवर, यानी एनाफेज 1 और एनाफेज 2 के अंदर इंडिपेंडेंट अलाइनमेंट और प्रोफेज 1 के अंदर होने वाला जो क्रॉसिंग ओवर था, उसकी वजह से वेरिएशन क्रिएट हुए और वो गैमिट में चले गए, और वो क्रिएटेड वेरिएशन वाले गैमिट फ्यूज हो गए, दोनों मेल और फीमेल के। तो फिर वो वहां पर जाकर के ऑफस्प्रिंग में नए कैरेक्टर के फॉर्म में दिख रहे हैं, जो न तो मदर से मैच कर रहे हैं न फादर से मैच कर रहे हैं। तो फादर के क्रोमोसोम जो है वो आइडेंटिकल नहीं होते गैमिट में, वो क्रॉसिंग ओवर के बाद मिक्स हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो फीमेल के भी जो क्रोमोसोम का अंदर जो जीन का अलाइनमेंट है, वो कॉम्बिनेशन जो है वो गैमिट में उसके चेंज हो जाता है। तो गैमिट्स जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन वाइज, जीन का टाइप तो वही रहता है, जीन थोड़ी चेंज होगा भाई। आंखों का कलर, बालों का कलर, वो तो वही रहेगा, लेकिन आंखों के कलर के साथ में बालों के कलर का कौन सा एलील था, डोमिनेंट था या रिसेसिव था, वो कॉम्बिनेशन जो है, वो जो पेरेंट में होता है, खुद में जो होता है, तो उसके गैमिट में वो कॉम्बिनेशन सेम हो, ये कोई गारंटी नहीं है। वो क्रॉसिंग ओवर, इंडिपेंडेंट अलाइनमेंट, एनाफेज 1 और इंडिपेंडेंट अलाइनमेंट एनाफेज 1 और इंडिपेंडेंट अलाइनमेंट मेटाफेज 1 और मेटाफेज 2 के अंदर जो इंडिपेंडेंट अलाइनमेंट है वो, और प्रोफेज 1 के अंदर जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है वो उसके क्रोमोसोम के अंदर वो जो जीन का जो एलील का जो कॉम्बिनेशन है डोमिनेंट रिसेसिव वाला, वो चेंज कर देंगे। तो कॉम्बिनेशन वाइज देखा जाए तो गैमिट पेरेंट से मैच नहीं करते हैं, और इवन गैमिट से भी मैच नहीं करता है। वो गैमिट दूसरे गैमिट से बोलता है तू कॉम्बिनेशन अलग है, मैं कॉम्बिनेशन अलग हूं। तो फिर वो जब डिफरेंट कॉम्बिनेशन वाले मैच होंगे तो वो उसमें चले जाएंगे। लेकिन कैरेक्टर कुछ तो कॉम्बिनेशन पेरेंट से मैच करेगा ना, या तो मदर से मैच करेगा या फीमेल फादर से मैच करेगा, कुछ कैरेक्टर दोनों से मैच करेंगे, कुछ नए कैरेक्टर होंगे। तो ये है वेरिएशन। डिग्री जहां से वो पेरेंट से डिफर करता है वो है वेरिएशंस। तो प्रिंसिपल्स क्या है इसके? तो ये वेरिएशन कैसे आए क्या? उसका कोई प्रिंसिपल है क्या? बिल्कुल है। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन हुआ, मियोसिस से हुआ, ये हो गया प्रिंसिपल, है ना। और वो इनहेरिटेंस कैसे हुआ? वो वेरिएशंस जो बने, वो बन तो गए गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे, वो बच्चे में कैसे पहुंच गए? अरे भाई फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो दोनों को एक जगह लाके दे देता है, तो वो इनहेरिटेंस हो गया। तो इनहेरिटेंस का मतलब एक पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर कैरेक्टर को अगर जाना है और वेरिएशन आना है, तो वेरिएशंस आर क्रिएटेड ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। तो यहां से अगर कैरेक्टर वहां जाना है तो पहले मेरे को गैमेट बनाने पड़ेंगे, और गैमेट बना करके उन गैमेट का फ्यूजन करना पड़ेगा, और जब गैमेट फ्यूज हो जाएंगे तो हमारे से कैरेक्टर बच्चे में चले जाएंगे। और ऐसा होते टाइम पे जब गैमेट बन रहे थे उस टाइम बीच में मियोसिस ने वेरिएशन भी बना दिए, तो वेरिएशन भी साथ साथ लगे हाथ उसके साथ चले गए। तो ये होता है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ठीक है, तो इन्हीं को हम देखते हैं कि ये क्या प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, कोई तरीका फॉलो करते हैं क्या? ये कॉम्बिनेशन जो होता है वो दो जीन का कॉम्बिनेशन होता है, तो वो एक दूसरे के साथ कैसे डिसाइड करते हैं, ये हमें देखना है। तो सिंपली सीक्वेंसिंग के बात करें तो सबसे पहले जेनेटिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, फिर इनहेरिटेंस क्या होता है वो बताया गया है, हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी मतलब एक फिनोमिनन है, ठीक है, एक कंसेप्ट है हेरिडिटी। इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है। वेरिएशन भी एक कोई चीज होती है जो आपको पता है, अभी लग ही गया, और कैसे क्रिएट होते हैं वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने इनहेरिटेंस को बताने के लिए कि कैरेक्टर कैसे प्रोजेनी में जाते हैं और जाते टाइम पे कौन से लॉ को फॉलो करते हैं, कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, तो ऐसा बताने के लिए उसने कोई, भाई ऑर्गेनिजम्स में जाते हैं ना कैरेक्टर, तो पहले उसको एक ऑर्गेनिज्म डिसाइड करना जरूरी था, तो उसने एक पी प्लांट को डिसाइड किया। और पी प्लांट में कैरेक्टर एक पेरेंट से प्रोजेनी में जाते हैं, तो वो कैरेक्टर्स को भी देखना जरूरी था। उसने पी प्लांट सेलेक्ट किया और पी प्लांट में 7 कैरेक्टर्स जो है उनको उसने सेलेक्ट किया, और 7 कैरेक्टर्स जो है वो ऐसे सेलेक्ट किए जिनके अंदर 2 ट्रेट होते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता है कि भाई जैसे हाइट है, ह्यूमन हाइट में ऐसा थोड़ी है तो टॉल है या डॉर्फ, नहीं, कई सारे हैं। ऐसा कैरेक्टर नहीं चूज किया उसने ऐसा कैरेक्टर चूज किया जिसके दो क्या होते हैं, अपोजिट ट्रेट होते हैं। ट्रेट का मतलब या तो टॉल होगा या डॉर्फ होगा, या राउंड होगा या रिंकल्ड होगा, या येलो होगा या ग्रीन होगा। तो ऐसे कैरेक्टर 7 कैरेक्टर उसने चूज किए जिसके ट्रेट जो है वो अपोजिट है, ठीक है। एक उसका कंसेप्ट है, मेंडल सुनना, वो मेंडल का थोड़ा दिमाग देखो आप।
उसको उसको टारगेट क्या था, उसका टारगेट यह था कि लोगों को यह बताना है, लोगों को सबको पता है कि प्रोजेनी जो पैदा हो रही है वो एकदम पेरेंट्स के मैच नहीं हो रही है, और पेरेंट के कुछ कैरेक्टर भी उसमें है। इसका मतलब यह है कि बच्चों में कैरेक्टर आए तो इधर से ही है ना। तो ये आए हैं तो इसको कैरेक्टर वहां जाने को बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो वो गए हैं तो कोई तो प्रिंसिपल फॉलो करते होंगे, कोई एक पर्टिकुलर पाथ तो फॉलो करते होंगे, इसमें कोई ना कोई तो चीज होती होगी। तो वो फाइंड करने के लिए निकला कि वो क्या तरीका होता है जिससे कि वो कैरेक्टर उसमें चले जाते हैं। अब उसको ये बावड़े को पता होना चाहिए था कि भाई तू ऑर्गेनिज्म स्टडी कर रहा है और तू कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहा है, तो एक बात है, तू यार पहले उनकी फिजिकल अपीयरेंस कहां होती है, कहीं नहीं होती, ये तो बता, तब तो लोग विश्वास करेंगे। आज अगर तुम मान लो कि बोलते हो कि मेरे घर पर मम्मी और पापा आ गए, तो मम्मी और पापा आ गए तो कैसे आए, कौन सा व्हीकल लेकर के आए, कैसे पॉसिबल है वहां से यहां आना इतनी देर में, तो आप सारे फिजिकल प्रूफ्स को स्टडी करोगे या नहीं करोगे। तो मेंडल की गलती यही थी कि कोई फिजिकल प्रूफ नहीं। अरे भाई सोच तो सही, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टडी कर रहा है तो सेल, कोई बात, कोई चीज तो देख, तू हवा में कैसे तुक्के मार रहा है। लेकिन उसके हवा में मारे हुए तुक्के जो हैं वो कहीं ना कहीं पर एक फिजिकल फॉर्म ऑफ थिंग्स से मैच हो गए थे। और ये हमें बतलाया सट्टन एंड बॉवेरी ने कि भाई ये जो मेंडल वाले फैक्टर है ना, वो मान के चल रहा था, हवा में खेल रहा था, ये यहाँ पर एक्चुअल में ही है, एक्चुअल में दिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये मैच हो रही है, उसका कंसेप्ट मैच हो जाएगा यहाँ पर। तो देखते हैं वो बाद में, इसका पहले हवाबाजी देख लेते हैं क्या थी मेंडल की। तो मेंडल ने क्या किया भाई, मेंडल का दिमाग था कि भाई मैं तो यहाँ पर प्रिंसिपल ढूंढ के मानूंगा कि ये होता कैसे है, और ये यूनिवर्सल होगा, क्योंकि एक पे तो मैं कैरेक्टर पे काम कर नहीं रहा, मैं कर रहा हूं 7 कैरेक्टर पे काम। तो जो एक काम मैं एक कैरेक्टर पे करूंगा वो 6 में रिपीट करूंगा, 7 के 7 में करूंगा, और उनके रिजल्ट्स देखूंगा, इक्वल आएंगे तो मैं कह दूंगा जनरलाइज है, यही होता है। आप देख लो, एरर तो हो सकती थी 1 या 2 करने में, मैं 7-7 करके दे रहा हूं आप लोगों को, एरर कैसे आ सकती है। और नहीं आई थी भाई, मेंडल के पास एरर आई नहीं थी, क्योंकि उसकी किस्मत थी। क्योंकि हमको पता चला बाद में कि उसकी कितनी जबरदस्त लक था कि जहां जहां पर घोचे होने वाले थे, घोचा, जहां जहां पर कुछ दिक्कत होने वाली थी, वहां पर वो बचता गया, लिंकेज से बच गया। और जहां पर एक जगह लिंकेज उसको मिला, उसने अपने पेपर में उसको मेंशन ही नहीं किया, मान लिया उसको एरर है, लेकिन एक्चुअल में उसको लिंक तो मिल ही गया था कि भाई एक ऐसा कैरेक्टर है जो वहां पर कुछ दिक्कत आ रही है, तो वहां उसका गड़बड़ा गया था मामला। लेकिन उसने 21 में से 20 रिजल्ट सेम दे रहे हैं, तो एक को छोड़ सकता था, यस और नो। तो कहने का मतलब उसने जो कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे वो कैरेक्टर कभी लिंकेज शो करे ही नहीं थे, लिंकेज वाला कैरेक्टर ही नहीं थे वो। तो इसलिए डाई हाइब्रिड में उसने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दे दिया और यूनिवर्सल बोल दिया, लेकिन बाद में पता लगा यूनिवर्सल नहीं है ना। क्यों भाई, उसमें तो उसका आर जार खेल किसके आसपास था, 7 कैरेक्टर के आसपास ही था, और वो उन्हीं को ही महान मान रहा था, क्योंकि वो कह रहा था यार 7-7 में दे रहा हूं, 20-20 डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट करके दे रहा हूं यार तुमको, 7 मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट करके दे रहा हूं मैं तुमको, कहां एरर निकलेगा, देखो रिपीट हो रहे हैं रिजल्ट सारे। तो इसका मतलब ये जो कैरेक्टर वहां जा रहे हैं ना, उनका तरीका जो मैं बोल रहा हूं वही है, कोई और दूसरा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये तो वो श्योर हो गया था। अब उसने जब एक्सपेरिमेंट चालू किया तो उसको एक चीज ध्यान रखनी थी, उसको एक बात पता होनी चाहिए थी, क्या कि वो जो देख रहा है कैरेक्टर्स को, उसको तो उसने बोला फिनोटाइप, और उस कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल, उस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल एलील का पेयर है, एलील का पेयर, मेंडल ने उसको फैक्टर बोला था, फैक्टर का जो पेयर है वो कौन सा पेयर है, कैपिटल कैपिटल है, कैपिटल स्मॉल है, तो वो कौन सा टाइप है, तो उस एलील के पेयर को बोलते हैं जीनोटाइप। क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। अब आपसे एक बात पूछी गई मेंडल से, मेंडल ने बोला कि कैरेक्टर जो होता है, जैसे कि मान लो एक प्लांट है, एक प्लांट टॉल है, तो टॉल प्लांट है, तो टॉल प्लांट का जीनोटाइप क्या होगा। तो वो कहता है कि अगर किसी प्लांट का जीनोटाइप अगर देना है आपको, तो फैक्टर के फॉर्म में देना होगा। तो ये टॉल प्लांट है, तो टॉल प्लांट जो है उसके फैक्टर्स जो हैं, वो फैक्टर्स जो है वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। ये बाद में हमको पता है कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम, एक तरीके का क्रोमोसोम 2 होते हैं, और कोई भी कैरेक्टर की जीन का प्रेजेंस जो होता है वो दोनों ही क्रोमोसोम पर होता है, सेम टाइप के क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम पे। तो एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगा एक एलील, और दूसरे क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगा दूसरा एलील, और ये दोनों ही क्रोमोसोम ऑर्गेनिज्म में जाएंगे गैमेट के थ्रू, तो वहां पर डिप्लॉयड बनाएंगे, और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है।
तो कैरेक्टर एक्सप्रेस करने के लिए ये दोनों क्रोमोजोम के ऊपर प्रेजेंट जीन, ये दोनों क्रोमोजोम के ऊपर प्रेजेंट एलील ही तो डिसाइड कर रहे हैं। इन्होंने डिसाइड कर लिया यहाँ पर, ये क्रोमोजोम था, ये दूसरा क्रोमोजोम है होमोलोगस क्रोमोजोम, ये जीन की लोकस हो गई, यहाँ कैपिटल टी था और यहाँ स्मॉल टी था। और ये दो क्रोमोजोम एक ऑर्गेनिज्म में, मतलब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, एक सेट का क्रोमोजोम ये था, दूसरे सेट का ये था, ये गैमिट में थे, दोनों गैमिट फ्यूज हो गए, ऑर्गेनिज्म में आ गए, तो ऑर्गेनिज्म के अंदर जीनोटाइप क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये पेयर होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर और ये डिसाइड करता है कैरेक्टर क्या आना है। ओके, तो मेंडल के दिमाग में क्या था भाई, उसने दो पेरेंट लिए। कौन से पेरेंट लिए, फर्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा रहा है, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराने के लिए निकला। अब आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि वो पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया भाई, ये कोई कैरेक्टर को प्रिंसिपल देने के लिए पी प्लांट को सेलेक्ट करना जरूरी था ना, कोई ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करना जरूरी था, तो उसने पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया, उसका थ्योरी दिया हुआ है, डायरेक्ट रट लेना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कितने कैरेक्टर लिए थे वो भी आपको पता ही है ना, कैरेक्टर ले लिया, कैरेक्टर के ट्रेट जो थे वो क्या क्या थे वो भी आपको पता होना चाहिए, दो ट्रेट क्या थे वो पता होने चाहिए। अब कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है वो तो एक्सपेरिमेंट से पता लगेगा। ठीक है, तो उसने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया। सर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट बहुत जबरदस्त चीज होती है। कैसे कि अगर आपको कोई दो पेरेंट बनाने हैं, उसके डिजायर्ड पेरेंट है, जैसे उसने बोला कि मेरे पास में एक टॉल प्लांट है और एक डॉर्फ प्लांट है, तो उसमें से किसी, क्योंकि टॉल और डॉर्फ, क्योंकि पी प्लांट बाइसेक्सुअल प्लांट है, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसमें, तो इसको पेरेंट बनाना है, एक को मेल और एक को फीमेल, फ्लावर तो बाइसेक्सुअल है, तो क्या करेगा वो क्या करेगा कि एक को फीमेल जिसको बनाना है उसके अंदर इमैस्कुलेशन कर देगा। क्या कर देगा, इमैस्कुलेशन, उसके स्टेमेन हटा देगा सारे, उसको बना देगा फीमेल, और ये जो है उसके अंदर जो है वो स्टेमेन ऐसे कैसे रहने देगा। तो उसको लेना देना किससे, फीमेल से लेना देना, क्योंकि फ्रूट और सीड किससे बनेंगे, फीमेल से बनेंगे। यहां पर इस फीमेल के पास में पॉलन ग्रेन कौन से लाने चाहिए, क्योंकि फीमेल में से एंथर हटा दिया तो फीमेल जो चाहिए था वो तो है। अब मेल अगर डॉर्फ है, अगर मेल डॉर्फ है तो मेल के जो डिजायर्ड मेल है उसका, उसी का पॉलन ग्रेन उस पर लेकर के आएगा, वो ध्यान रखिएगा, और यही फर्टिलाइजेशन होगा, यही फ्रूट बनेगा और यही सीड बनेंगे, और इन सीड को बोएगा तो यहां से नए प्लांट बनेंगे। तो ये फीमेल पेरेंट बनाने के लिए उसने इमैस्कुलेशन टेक्निक यूज करी, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराया, अपने इच्छा से जो प्लांट है उनके पॉलन ग्रेन डाले और अपनी इच्छा से ऑफस्प्रिंग बनाए, ये तरीका उसने काम में लिया। तो मोनोहाइब्रिड में क्या किया उसने, मोनोहाइब्रिड में क्या किया, जैसे टॉल प्लांट का इमैस्कुलेशन कर दिया, फीमेल बना दिया उसको, और फिर डॉर्फ जो है उसके पॉलन ग्रेन लेकर के उस पर छिड़क दिए और छिड़कने से हो गया क्रॉस। तो पॉलन ग्रेन में जो गैमिट होंगे वो इनके फ्यूजन करेंगे, फ्यूजन करके बना देंगे सीड, और सीड का जर्मिनेशन करेंगे तो ये जनरेशन मिल जाएगी, जो प्लांट बनेंगे वो F1 प्लांट बोल दिया उनको। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर देखो आगे, ये देखो ये किया उसने, सबसे पहले उसने क्या किया, पेरेंट बनाए। अब आपको एक चीज बता देते हैं कि वो जो पेरेंट यूज कर रहा है ना वो बहुत फ्रेश पेरेंट है। क्यों पेरेंट फ्रेश है, ध्यान रखना, सुनना मेरी बात। मेंडल को पता था कि मेरे जो ये पेरेंट्स में ले रहा हूं टॉल और डॉर्फ, ये ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन होना चाहिए। ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन का मतलब होता है अपने कैरेक्टर के लिए प्योर होना चाहिए। अपने कैरेक्टर के लिए प्योर का मतलब उसके दिमाग में क्या था, उसके दिमाग में ये था कि अपने कैरेक्टर के लिए प्योर का मतलब ये हुआ कि जो ट्रेट, जो फिनोटाइप इसका है, उसके लिए अगर मैं जीनोटाइप लेकर के आऊं तो जीनोटाइप लेकर के आने के लिए मुझे वो होमोजाइगस के अंदर मिलना चाहिए। होमोजाइगस मतलब इक्वल पेयर मिलना चाहिए, दोनों एलील एक जैसे होने चाहिए। उसको वो प्योर मानता था। प्योर का मतलब समझते हो क्या मानता था वो, प्योर का मतलब मानता था कि ट्रेट के लिए जो एलिलिक पेयर है, जो जीनोटाइप है, वो होमोजाइगस होना चाहिए। होमोजाइगस का मतलब उसके लिए मार्क्स से क्या था कि इक्वल एलील होना चाहिए पेयर का, उसको वो प्योर बोलता था। और उसके दिमाग में ये था कि ये प्योर तब होगा जब इसमें बहुत जनरेशन तक मैं सेल्फ पॉलिनेशन कराऊं और कई जनरेशन तक उसको मैं एक बार सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराऊंगा तो ये कैरेक्टर के लिए प्योर हो जाएगा। मतलब उसके अंदर जो क्रोमोजोम का पेयर है, उस क्रोमोजोम के पेयर के ऊपर जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की जो जीन है, उस जीन के जो एलिलिक फॉर्म है, वो एलिलिक फॉर्म इक्वल एलिलिक फॉर्म हो जाएंगे, पेयर में इक्वल आ जाएंगे। तो ये पेयर में इक्वल आ जाएंगे। अब याद रखिएगा, आप ध्यान रखना कि उसने जो पेयर माना, तो आप बोलेंगे सर ये टॉल था तो उसने उसको कैपिटल ही क्यों माना, उसने कैपिटल पहले नहीं माना है। ध्यान रखना पहली बात, जीनोटाइप उसने बाद में दिए। वो जो ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये जो वर्क किया ना वो बाद में किया, ठीक है।
वो तो दिमाग में यही मान के चल रहा था कि एलिलिक पेयर जो है वो इक्वल एलिलिक पेयर होना चाहिए। तब आप सोचोगे कि सर इसने इसको टॉल को आप कैपिटल टी क्यों लिखते हो, मेंडल ने लिखा था क्या कैपिटल टी मान लिया था क्या? नो, ये एक्सपेरिमेंट के बाद में उसने डिसाइड किया कि इसको मुझे कैपिटल टी देना है। कैसे? तो ये भूल जाओ एक बार। टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट है, ठीक है। अब टॉल और डॉर्फ अभी सिर्फ फिनोटाइप पे काम चल रहा है, जीनोटाइप पे कोई काम नहीं चल रहा है। ये प्योर है, ये प्योर है, ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन है, कई मेहनत के बाद बनाए हुए हैं। इस टॉल और डॉर्फ का क्रॉस करते ही F1 जनरेशन मिली, मतलब यहाँ क्रॉस हुआ, वही आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इधर इमास्कुलेशन किया, इसके डेवलपमेंट पे डाले, यहाँ बैगिंग कर दी, यहाँ फ्रूट बन गए, फलियां बन गई, सीड बन गए, सीड को निकाला, जमीन में डाला, उगाया, उगाने के बाद देखा कि यहाँ पे जो F1 जनरेशन के प्लांट है वो सभी कैसे थे? ऑल टॉल थे, सभी टॉल प्लांट दिखे थे। मतलब इस पेरेंट का कोई कैरेक्टर यहाँ एक्सप्रेस नहीं हुआ F1 के अंदर, ठीक है। फिर उसने क्या किया, फिर ऐसा करते ही उसने एक यहीं पर इसको रोक दिया। फिर टॉल डॉर्फ यानी कि स्टेम हाइट का कैरेक्टर खत्म हो गया, फिर दूसरा कैरेक्टर लिया, फिर तीसरा लिया, चौथा लिया, पांचवा लिया, छठा लिया, सातवां लिया। यहां तक का एक्सपेरिमेंट जो है वो सातों के सातों में उसने रिपीट किया। यानी कि उसने ऐसे पेरेंट जो है, मतलब एक ये बनाने में मेहनत लगेगी, ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन है, ये बनाने में भी मेहनत लगेगी, सेल पॉलिनेशन कराना पड़ेगा, ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन बनानी पड़ेगी, फिर इन दोनों का क्रॉस कराया। तो मतलब एक कैरेक्टर स्टेम हाइट के लिए कितने ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन यूज किए? एक टॉल वाले और एक डॉर्फ वाले, दोनों ट्रेट वाले ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन है। तो टोटल उसने कितने ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन यूज किए? 14 ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन यूज किया उसने, जो पेरेंट की तरफ वर्क करे। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर एक बार में दो, फिर दो ऐसे ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन यूज करके अपोजिट ट्रेट वालों को क्रॉस कराया और सातों के सातों एक्सपेरिमेंट रिवाइज किए। तो उसने ये देखा कि जहां पर मैं एक कैरेक्टर के दोनों ट्रेट को क्रॉस कराता हूं तो F1 के अंदर केवल एक ही ट्रेट जो है वो एक्सप्रेस होता है सभी में, दूसरा वाला कोई भी ट्रेट जो है वो एक्सप्रेस नहीं होता है। तो उसने जब साथ में एक्सपेरिमेंट किया, जैसे स्टेम हाइट में टॉल और डॉर्फ का क्रॉस कराया दोनों ट्रेट का, तो केवल टॉल वाला ट्रेट एक्सप्रेस हुआ स्टेम हाइट के कैरेक्टर का, डॉर्फ वाला ट्रेट एक्सप्रेस नहीं हुआ। तो उसने इस डॉर्फ को बोल दिया रिसेसिव और इसको बोल दिया डोमिनेंट। ये हुई बात, है ना। तो ऐसे ही उसने क्या किया, हर चीजों को कराया, जैसे सीड शेप, राउंड और रिंकल दोनों को क्रॉस कराया। तो F1 में क्या मिला? सारे राउंड मिले। तो जो कैरेक्टर F1 में एक्सप्रेस हुआ उसको उसने डोमिनेंट बोल दिया, जो नहीं हुआ उसको रिसेसिव बोल दिया। अब घड़ी है जीनोटाइप बनाने की। सातों करेक्ट हो गए उसके। तो आपने उसमें जो लिस्ट के अंदर जो डोमिनेंट और रिसेसिव लिखा है ना, वो ऊपर टेबल में, वो ऐसे कोई हवा में नहीं बना दिया उसने पहले ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन बनाई 14, फिर उनके क्रॉस करा करके F1 में रिजल्ट देख करके उन ट्रेट को लेबलिंग करी कि ये डोमिनेंट ट्रेट है और ये रिसेसिव ट्रेट है। अब आता है वो जीनोटाइप पर। अब जीनोटाइप पर आता है तो वो बोलता है कि जो कैरेक्टर F1 प्रोजेनी में आ रहा है, जो ट्रेट F1 प्रोजेनी में आ रहा है, टॉल ट्रेट जो F1 प्रोजेनी में आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास में कैरेक्टर है स्टेम हाइट का कैरेक्टर, हाइट के कैरेक्टर के दो ट्रेट है, टॉल ट्रेट और डॉर्फ ट्रेट। अब वो आ रहा है जीनोटाइप बनाने पे। तो अब वो कहता है कि जो F1 के अंदर एक्सप्रेस होगा वो डोमिनेंट होगा, इसको नहीं आने दे रहा है, ये रिसेसिव होगा। और कैरेक्टर जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, वो खुद मान रहा है कैरेक्टर्स जो होते हैं वो पेयर में होते हैं। अच्छा, कैरेक्टर पेयर में होते हैं, यार क्या बोल रहा हूं, एलील जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, फैक्टर्स जो होते हैं वो पेयर में होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, मान रहा है वो कि। और वो कह रहा है कि यहां पर ट्रेट आ रहा है टॉल, तो टॉल ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए जो फैक्टर का पेयर होगा वो फैक्टर का पेयर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो उसने बोला है कि यहां पर कौन सा फैक्टर का पेयर पॉसिबल है, क्वेश्चन मार्क। वो कह रहा है कि ये जो टॉल बना है इसमें फैक्टर का पेयर है, आप मान रहे हो ना फैक्टर है। तो उसने बोला है कि मैं पहले है ना एक नोटिफिकेशन दे देता हूं। बोले क्या? वो बोलता है कि जो फैक्टर जो ट्रेट F1 में एक्सप्रेस होता है उसको उसने डोमिनेंट बोला, और डोमिनेंट को वो बोलता है कि कोई भी नोटेशन यूज करो आप अल्फाबेटिक का, तो उसमें कैपिटल अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर ध्यान रखना। तो उसने स्टेम हाइट के लिए टॉल डॉर्फ के लिए सेलेक्ट कर लिया था टी, उसकी इच्छा थी टी सेलेक्ट करना है, आप कुछ भी और भी कर सकते थे। तो टी में अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर है,
तो वो कह रहा है कि जो F1 के अंदर ट्रेड एक्सप्रेस हो रहा है ना, उसको आप कैपिटल में रख देना। कोई भी नोटिफिकेशन लो, कोई भी लेटर लो, उस लेटर को कैपिटल लेटर के अंदर उसको रखो जो डोमिनेंट है, जो F1 में एक्सप्रेस हुआ। और डॉर्फ जो है, मतलब जो रिसेसिव है, जो नहीं हुआ, उसको आप लोअर केस लेटर में लिख देना। तो बोला कि ये रूल फॉलो करो आप, तो उसने फॉलो किया और उसको लिख दिया। अब वो बोलता है कि यार ये तो चलो मान गए आप कि ट्रेड के लिए यू यूज कर रहे हो आप, लेकिन सर एक्चुअल में कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है ऑर्गेनिज्म में, तो ये अकेला काम नहीं करता। ये अकेला फैक्टर जो है, इसको उसने एलील बोला, इसने उसको फैक्टर बोला। ये फैक्टर का पेयर है। इसमें अगर ये प्लांट है, तो ये प्लांट अगर टॉल है, तो टॉल के अंदर ये बात तो फिक्स हो गई कि कैपिटल टी आएगा। तो ये मान रहा है कि ये टॉल है, तो टॉल का मतलब तो हमने टॉल के लिए कैपिटल टी माना था। अब टॉल में कैपिटल टी तो आ गया, ये बात तो फिक्स है। लेकिन इस टॉल के अंदर अकेला कैपिटल टी नहीं है, फैक्टर्स प्रेजेंट इन पेयर। तो पेयर में अब क्या करूं सर, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी, या फिर कैपिटल टी के साथ में कैपिटल टी ही है, क्योंकि ये बात तो फिक्स हो गई 100% कि टॉल आ गया, इसका मतलब स्मॉल टी तो नहीं है, क्योंकि स्मॉल टी किसके लिए है, डॉर्फ के लिए है। तो ये फिक्स हो गया कि टॉल के अंदर स्मॉल टी तो नहीं है, ठीक है। लेकिन ये देखना चाह रहा है कि अब इसके अंदर कि इसका जीनोटाइप क्या है इस F1 प्रोजेनी का। तो F1 प्रोजेनी का जीनोटाइप पता करने के लिए इसने इसको टेस्ट किया। तो टेस्ट क्रॉस टू टेस्ट जीनोटाइप ऑफ F1 प्रोजेनी, ध्यान रखिएगा। उसके दिमाग में चल रहा है, ये बात तो फिक्स है कि फैक्टर पेयर में है, लेकिन पेयर कौन सा है। तब उसने एक जादू करा, और वो जादू क्या है कि टेस्ट क्रॉस करना चालू किया। लेकिन आपको हम बता देते हैं, टेस्ट क्रॉस का इन्वेंशन केवल F1 तक क्रॉस कराने से नहीं हुआ। उसने क्या किया, इसको अभी भी अंदर जिज्ञासा है कि ये जो प्लांट है उसका जीनोटाइप मुझे पता करना है, फैक्टर का पेयर का कॉम्बिनेशन कौन सा है वो पता करना है। ये अभी उसके दिमाग में चल रहा था, लेकिन अभी उसने इसको स्टॉप कर दिया क्वेश्चन मार्क लगा करके। तो फिर वो आगे काम क्या करा, उसने आगे काम किया क्या कि F1 के अंदर जितने भी प्लांट बने, उन सभी प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन कराया। उसने क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया, सेल्फिंग कराई। सेल्फ पॉलिनेशन क्या कि जैसे टॉल प्लांट के अंदर इस बार क्या किया, टॉल प्लांट के अंदर क्या किया, सेल्फिंग का मतलब होता है कि आप टॉल का टॉल से ही क्रॉस कराइए, इस प्लांट का इस प्लांट से क्रॉस कराइए। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करके इस प्लांट का उस प्लांट से क्रॉस कराया, और क्रॉस कराने के बाद में उस प्लांट में फ्रूट बना, सीड बने, सीड को उगाया, और उगाने के बाद में जितने भी प्लांट, हालांकि आपको ये 4 दे रखे हैं, ये सुविधा के लिए दे रखे हैं। मान लेते हैं कि 50 प्लांट बने होंगे, 50 सीड बोए होंगे उसने, और 50 सीड बोए तो 50 प्लांट बने होंगे। और 50 प्लांट में देखा उसने कि मैक्सिमम प्लांट टॉल है और कुछ एक डॉर्फ है। टॉल को देख करके उसको शॉक नहीं हुआ, वो शॉक हुआ डॉर्फ प्लांट को देख करके। वो कहता है भाई 2 टॉल प्लांट थे, टॉल और डॉर्फ के क्रॉस से सारे प्लांट टॉल बने। उन टॉल्स में से 2 टॉल प्लांट को लिया मैंने और उनको मैंने क्रॉस कराया, या फिर एक ही प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन कराया। तो जो नीचे रिजल्ट बना, उस रिजल्ट में मैं तो दिमाग में मान रहा हूं कि टॉल तो टॉल ही बनाएगा भाई, डॉर्फ कहां से आ जाएगा। और देखा तो डॉर्फ आ गया, और जैसे डॉर्फ उसको दिखा उसका दिमाग खराब हो गया। अब जैसे ही उसका दिमाग खराब हुआ, अब उसके जिज्ञासा और बढ़ गई क्या जानने की, कि कोई ना कोई तो एक ऐसी चीज है जो इसके पास में प्रेजेंट है, और ये वो चीज इनके थ्रू यहां पहुंची है। तो इसका मतलब वो चीज इनमें भी है। तो वो कहता है इनमें फैक्टर है, और फैक्टर इसमें भी है, इसका फैक्टर, और इसके थ्रू ये फैक्टर यहां पर पहुंचा है। तो इसको उसने क्या बोला, जा रहा है ना कोई एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कोई चीज जा रही है, तो उसने बोला इनहेरिटेंस हो रहा है उस फैक्टर का। और फैक्टर्स जो होते हैं वो पेयर में होते हैं प्लांट में, और डोमिनेंट ट्रेट के लिए वो कैपिटल में फैक्टर मान लिया, और रिसेसिव के लिए उसने लोअर केस लेटर के अंदर उस फैक्टर को मान लिया। और ऑर्गेनिज्म में ये फैक्टर्स पेयर में होंगे। तो उसके दिमाग में चल तो रहा है कि इसका जो फैक्टर है, जैसे इसने इसके लिए टॉल के लिए टी मान लिया, तो इसने टॉल के लिए माना टी, ठीक है। तो उसने इसको टी मान लिया, कैपिटल टी, और इसको क्या मान लिया, स्मॉल टी मान लिया। अब उसके दिमाग में आ रहा है कि सर इसके पेयर कैसे बनाऊं मैं। तो इस पेयर को बनाने के लिए, उस पेयर को बनाने के लिए पहले उसने कहा कि ये मेरे प्योर प्लांट है,
और कैरेक्टर के लिए प्योर है, तो इसका मतलब इसके पास दोनों एलील कैसे हैं, एक जैसे होंगे। तो इसने इसको दोनों को कैपिटल टी मान लिया, उसको इसने स्मॉल टी मान लिया। ओके अब ये क्या होगा, ये क्या होना चाहिए, ये होने के लिए उसने फिर क्या किया, पहले इसको टेस्ट करना चालू किया कि इनके जीनोटाइप टेस्ट करता हूं मैं। तो उसने सबसे पहले इस डॉर्फ वाले को चेक करना चालू किया, इसका सेल पॉलिनेशन कराया, कराता गया, सारे प्लांट डॉर्फ आते गए। तो उसको पता लग गया कि इसके पास में प्योर फैक्टर है, पेयर के अंदर स्मॉल टी फैक्टर है, तो इसका जीनोटाइप उसको पता लग गया। तो जब इसका जीनोटाइप उसको पता लग गया तो इसको यह लग गया कि जहां पर भी डॉर्फ बनता है उसका जीनोटाइप क्या आता है, स्मॉल टी आता है। तो उसने अपने प्योर वाले का भी स्मॉल टी मान लिया। ओके चलो जी, अब उसको टॉल का करना था, तो फिर उसने क्या किया, यहां नीचे जितने भी टॉल बने उनको एक एक को पकड़ के लाया, और एक एक को पकड़ के लाया, उसको किसके साथ कराया, जो नोन है, और नोन उसके लिए कौन था, स्मॉल टी नोन था। उसको ये पता लग गया था कि स्मॉल टी जो है डॉर्फ वाला, उसमें फैक्टर का पेयर यही होगा 100%। और क्रॉस कराओ जिसका आपको जीनोटाइप पता करना है। मान लो इस टॉल को उठा लाए हम, और इस टॉल को उठा करके यहां लेकर के आए। अब हमें इसका जीनोटाइप पता करना है कि एलिलिक कॉम्बिनेशन क्या है, फैक्टर कॉम्बिनेशन क्या है। तो फैक्टर कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि ये इस डॉर्फ के साथ में ये टॉल अगर टॉल और डॉर्फ दोनों देता है, तो टॉल और डॉर्फ देगा तो सिंपल बात हो जाएगी कि इस टॉल के अंदर डॉर्फ को पैदा करने वाला फैक्टर प्रेजेंट है। इसका मतलब वो कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस होगा। और अगर मान लो इसके साथ क्रॉस कराने पर ऑल प्लांट टॉल आ गए, तो इसका मतलब इसके अंदर डॉर्फ को पैदा करने वाला फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये कैपिटल टी होगा। ओके तो ये हो गया होमोजाइगस, और इसने इसको बोल दिया हेटेरोजाइगस। मजा तो तब आया जब ये था, इसको तो पता ही था कि मेरे को पता है कि इसके फर्टिलाइजेशन से ये डॉर्फ बन रहा है, तो उसका दिमाग कह रहा है कि इसके अंदर डॉर्फ को बनाने वाला फैक्टर है। तो इसको टेस्ट करना था और ये फाइनल रिजल्ट से बताना था, सिर्फ देखने से नहीं होता बात। तो उसने इस टॉल को F1 को भी उठाया, और F1 को उठा करके इसके साथ क्रॉस करा दिया, और F1 को क्रॉस करते ही रिजल्ट क्या मिला, टॉल और डॉर्फ। तो फिक्स हो गया कि तुम भाई साहब जो हो, तुम्हारा ये कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो फिर बाकी बचा कौन, इसको तो उसने मान ही लिया था, डॉर्फ को तो स्मॉल टी एलिलिक पेयर देना था, फैक्टर पेयर मानना था। तो इसके सेल्फ फर्टिलाइजेशन से ये डिसाइड हो गया था, तो उसने प्योर को भी ये डिसाइड कर लिया। अब बात है इसको भी टेस्ट किया उसने, जो अपना प्योर है, ट्रू ब्रीडिंग है। तो ट्रू ब्रीडिंग वाले को जो उठाया और इसके साथ क्रॉस किया, तो ये देखो ये टेस्ट क्रॉस ही तो है एक तरीके का। तो इसको टेस्ट क्रॉस किया तो इसमें सारे टॉल आ गए, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, कैपिटल टी हुआ। ऐसे उसने सारे के फैक्टर कॉम्बिनेशन जो है, पेयर कॉम्बिनेशन जो है फैक्टर्स का, वो सब दे दिया, और उसने उसका जीनोटाइप बोल दिया। यस और नो। तो ध्यान रखना, इसको उसने कभी जीनोटाइप, इसको टेस्ट क्रॉस से टेस्ट नहीं किया, इसने इसको सेल्फ पॉलिनेशन से टेस्ट किया, और इन बाकी सबको उसने टेस्ट क्रॉस से टेस्ट किया कि जीनोटाइप क्या है। गॉट इट, क्लियर। तो ये होता है बैक टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है कि प्रोजेनी का पेरेंट से क्रॉस करा दो, उसको बोलते हैं बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, रिसेसिव पेरेंट से करा दो, है ना। तो ये इस तरीके से उसने अपने एक्सपेरिमेंट दिए। अब बात आती है कि आंखों से देखी हुई चीज को रेशो में बदलने की। तो अब आंखों से चीजें दिख रही है F2 जनरेशन के अंदर। F2 जनरेशन में जितने भी प्लांट दिख रहे हैं, उसको नंबर कितना भी हो सकता है, उसने जब देखा तो एक रेशो बनाया टॉल का और डॉर्फ का। तो वो रेशो था 3:1। ठीक है, अब 3:1 रेशो तो बना लिया उसने। अब उसने टेस्ट क्रॉस कराए। ध्यान रखना, 3:1 रेशो किससे दिया उसने, आपने आंखों से देख सकते हो, आप खुद भी देख सकते हो, आप खुद भी बना के देख लो पी प्लांट को लेकर के। आपको रेशो, इसी रेशो में कैरेक्टर ऑब्टेन होंगे, टॉल और डॉर्फ, 3 टॉल और 1 डॉर्फ होगा, ऐसा रेशो मिला, कितने ही नंबर ले लो आप। तो वो कहता है कि ये जो 3:1 रेशो के अंदर ये 3 टॉल है और 1 डॉर्फ है। तो डॉर्फ का तो उसने पता था सेल पॉलिनेशन करके कि फैक्टर कॉम्बिनेशन ये है। अब इसको टॉल का पता नहीं था, तो इन सभी टॉल का उसने क्या किया, टेस्ट क्रॉस किया। तो टेस्ट क्रॉस करने से उसको पता लग गया कि टॉल के अंदर 2 हैं, एक तो कैपिटल टी भी है जिसमें टेस्ट क्रॉस में सभी टॉल आते हैं, और कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस है जिसमें टॉल और डॉर्फ का रेशो 1:1 आता है। तो ये 2 हैं टॉल में। अब उसको ये पता करना था, इसके पास में 3 चीजें आ गई। तो यहां पर 3 चीजें आ गई, उसके पास टॉल आ गई, डॉर्फ आ गई, 1, 2 और 3। अब उसे पता करना था जीनोटाइप रेशो, जितने भी प्लांट बन रहे हैं
उन प्लांट के अंदर डॉर्फ का, हेटेरोजाइगस टॉल का और होमोजाइगस टॉल का रेशो क्या है, जीनोटाइपिक रेशो पता करना था। तो भाई एक बात है, आपके पास मान लो कितने भी प्लांट है, उसमें से आपने टेस्ट क्रॉस कर करा करके रिजल्ट देख देख करके उनको छांट के रख दिया एक तरफ कि ये भाई साहब जो है वो टेस्ट क्रॉस में 1:1 रेशो देते हैं, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं। तो ये हो गए चैम्बर ए के अंदर डाल दिए, चैम्बर ए में। दूसरे चैम्बर में वो टॉल डाले जिनके अंदर टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट में सारे टॉल मिले, तो इसका मतलब वो जीनोटाइप क्या है उसका, होमोजाइगस है। तो ये बी चैम्बर में डाल दिए। और सी चैम्बर में कौन से डाले, इनको टेस्ट क्रॉस की जरूरत ही नहीं थी, सेल्फ क्रॉस कराया हुआ था, तो वो 100% श्योर हो गया था, बार बार करने की जरूरत नहीं थी। जहां डॉर्फ दिखे इसका मतलब मान लो स्मॉल टी है, तो ये इसने सी चैम्बर में डाल दिए। तो जो जितने भी प्लांट ऑब्जर्व हुए उसको क्लासीफाई कर दिया, ए चैम्बर, बी चैम्बर और सी चैम्बर, और उनको गिन लिया और गिन करके उनका रेशो बना लिया। तो रेशो बनाया तो क्या आया, 1:2, 2:1 आया। तो बताओ एक्सपेरिमेंटली 1:2, 2:1 रेशो ऑब्टेन करने के लिए कौन से क्रॉस की रिक्वायरमेंट है भाई, टेस्ट क्रॉस की रिक्वायरमेंट है और सेल्फिंग की रिक्वायरमेंट है। डॉर्फ का जीनोटाइप पता करना है तो सेल्फिंग करके पता लगा था, और टॉल्स के जीनोटाइप पता करने थे तो सेल्फ क्रॉस टेस्ट क्रॉस करके पता लगा, तब जाकर के रेशो ये एक्सपेरिमेंटली 1:2, 2:1 आया। और आंखों से देखा तो आंखों से देखने के बाद में यहां पर फिनोटिपिक रेशो क्या मिला, 3:1 मिला। और टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट भी कहां से देखे भाई, आंखों से ही तो देखे हैं हमने। तो टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट आंखों से देखने पर हमें जो आंखों से नहीं दिखता है उसका रेशो मिला, जीनोटिपिक रेशो 1:2, 2:1 मिला। यस और नो, ओके। और आंखों से दिखने वाला जो होता है उसको फिनोटाइप बोला, और फिनोटिपिक रेशो 3:1 भी मिल गया यहां पर। तो ध्यान रखिएगा, एक्सपेरिमेंट करके आंखों से देख देख करके हमने F2 का फिनोटाइप भी पता कर लिया, F2 का जीनोटाइप भी पता कर लिया, और टेस्ट क्रॉस के जीनोटाइप भी पता कर लिए, और टेस्ट क्रॉस के फिनोटाइप भी पता कर लिए, जो 1:1 रेशो में मिलते हैं। तो इस तरीके से मेंडल का जो ये काम है वो समझ में आया हमें। अब बात क्या थी, अब देना था रूल। अब ये सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए उसने, सभी सातों के सातों में कर लिए। अब उसको देना था रूल दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था कि उसने बोला कि एक प्लांट के अंदर दोनों फैक्टर प्रेजेंट है, और दोनों ही अपने ट्रेट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये डॉर्फ के लिए और ये टॉल के लिए है। लेकिन जब ये दोनों ही अगर किसी पेरेंट में प्रेजेंट होते हैं, तो जब ये इक्वल होते हैं तब तो दोनों मिलकर के वही ट्रेट एक्सप्रेस करेंगे, ये है तो वो तो उसके लिए जो है वही करेगा। लेकिन लड़ाई होगी तब जब ये दोनों एक दूसरे के साथ में प्रेजेंट होंगे। तब उसने बोला कि इस कंडीशन के अंदर जो डोमिनेंट ट्रेट है वो एक्सप्रेस होगा, मतलब ये फैक्टर काम करेगा, ये फैक्टर काम नहीं करेगा। तो उसने इसको बोल दिया डोमिनेंट एलील, इसको बोल दिया रिसेसिव एलील। ओके, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस दे दिया। हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर एक कैरेक्टर, एक ट्रेट एक्सप्रेस होता है, दूसरा नहीं होता है। इसका रीजन एक एलील डोमिनेंट है दूसरे के ऊपर, वो उसको कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं करने देता है, अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है। ये हाइपोथेटिकल हवा में बोली गई बात थी, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसका बाद में एक्सेप्शन भी निकला, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ऐसे। ठीक है। और वो बोलता है कि कैरेक्टर की ब्लेंडिंग नहीं होती है। कैरेक्टर की ब्लेंडिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि टॉल भी आ गया, डॉर्फ भी आ गया, मतलब दोनों का मिक्सचर आ गया, कोई मझेला आ गया, कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ गया। नो, फ्रेश या तो टॉल होगा या डॉर्फ होगा। देयर इज नो ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स अकॉर्डिंग टू मेंडल। तो नहीं मिली थी ब्लेंडिंग, दोनों पेरेंट में से कोई एक पेरेंट से रिजेंबल कर रहा था, ये कोई इंटरमीडिएट नहीं बना था यहाँ पर। तो देयर इज नो ब्लेंडिंग। तो ये बोल रहा है कि कोई कैरेक्टर में ब्लेंडिंग नहीं होती है, और पेयर के अंदर एक कैरेक्टर, एक ट्रेट, एक एलील अपने आप को एक्सप्रेस करता है हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर। ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। और लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये भी बोला कि फैक्टर्स जो होते हैं वो ट्रेट को डिसाइड करते हैं, और ऑर्गेनिज्म में फैक्टर पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या था ये, गजब की चीज बताई उसने। वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये था, उसने दिमाग ये लगाया कि ये डॉर्फ इनके थ्रू यहां आया है, इसका मतलब डॉर्फ का फैक्टर इसमें प्रेजेंट है, टेस्ट क्रॉस से भी प्रूफ हो गया। तो ये प्रूफ होने के बाद उसको ये समझ में आया कि ये कैपिटल टी इसके अंदर कहां से आया है। इनहेरिटेंस बताना था ना उसको, भाई कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर जो होते हैं वो फैक्टर यहां से आगे मूव होते हैं, उन्हीं की वजह से कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। तो इनहेरिटेंस हो रहा है।
तो इनहेरिटेंस कैरेक्टर का हो रहा है, कैरेक्टर को इनहेरिटेंस करवाने वाला होता है फैक्टर, क्योंकि फैक्टर का खुद का इनहेरिटेंस हो रहा है। और ये प्रूफ भी हो गया कि यहाँ फैक्टर स्मॉल टी था, यहाँ कैपिटल टी था, और इनके अंदर देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया। तो उसने मैथमेटिकली देख लिया क्या कि इस पेरेंट का फिनोटाइप, इसका फिनोटाइप क्या है, इस वाले प्रोजेनी का या इस प्लांट का, वो बोला कैपिटल टी स्मॉल टी। इनको किसने पैदा किया, इन्होंने। तो इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, यहाँ पर है। तो ये बोलता है कि पेयर का ये अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसमें एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, इसका मतलब ये हुआ है कि इसमें कैपिटल टी के पेयर से अकेला कैपिटल टी आया है इधर से, और स्मॉल टी से अकेला आया है इधर। तो ये हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये कहता है ड्यूरिंग इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, गैमिट फॉर्मेशन, है ना। ये गैमिट वैमिट चीज उसको थोड़ी बहुत पता थी, तो वो बोल दिया उसने कि ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन इन पेरेंट्स, पेयर ऑफ फैक्टर्स और एलील्स segregate from each other and only one trait, only one factor present in only one gamete, only one factor present in only one gamete, and these gamete fuse and form progeny। तो कहने का मतलब इस प्लांट के अंदर इस पेयर का एक आया है, इस पेयर का एक आया है, तो यहां से यहां तक आने के लिए कहां से आया, ये कौन लेकर के आया यहां पर। तो ये कहता है इस पेयर को सेग्रीगेट करके एक गैमिट है, उस गैमिट में ये पेयर का अकेला ही आता है, दोनों कभी नहीं आते हैं। और वो इधर भी गैमिट बना, उसमें से दोनों में से अकेला आता है वो गैमिट, और ये गैमिट दोनों फ्यूज हो गए, और फ्यूज होकर के यहां पर आकर के दोनों का कॉम्बिनेशन बना दिया। तो मतलब कहने का मतलब गैमिट में पेयर कभी नहीं होता एलील का, एलील का पेयर गैमिट में नहीं होगा, गैमिट के अंदर पेयर का केवल अकेला एलील होगा। इसको बोलते हैं प्योरिटी ऑफ गैमिट्स, प्योरिटी ऑफ गैमिट्स। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन एलिलिक पेयर इन पेरेंट गेट सेग्रीगेट from each other and only one factor receive, only one gamete receive only one factor, and this gamete is become pure for a trait। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यूनिवर्सल लॉ है, ये ऑलवेज होगा, हर जगह होगा, क्योंकि ऐसा मियोसिस की वजह से होता है। ये मेंडल को नहीं पता था, ये हमें पता है कि मियोसिस में ऐसा होता है, ये फैक्टर सेग्रीगेट होते हैं क्योंकि क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं, और फैक्टर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। ये सटन एंड बॉवेरी ने बताया हमको, इसलिए सटन एंड बॉवेरी ने यूनिवर्सल लॉ को एक्सप्लेन कर दिया था मियोसिस के थ्रू, क्रोमोसोम के बिहेवियर के थ्रू। ओके तो साहब ये हो गया आपके सारी बातें जो मेंडल की थी। अब आपको मैंने सारी बातें समझा दी है, अब रहता है आपके थ्योरी पढ़ना, क्योंकि लाइन से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली एनसीईआरटी के, है ना। तो ये ट्रेंड बन चुका है आजकल, तो उसको समझना इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको सिंपल करके समझा दिया, अब आप उसकी लाइन को पढ़िएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगी, एक एक चीज समझ में आ जाएगी। ओके चलो भाई, ऐसा समझ में आने के बाद में इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अब फाइनली एक मैथमेटिकल वर्क करना बाकी रह गया था। क्या कि आंखों से एक्सपेरिमेंट करके जो चीजें दिखी उसको तो उसने देख लिया, लेकिन वो तो मैथमेटिक्स का पर्सन था, ये तो उसको जीत दिलाता था। मेंडल के लॉ जो थे वो जो आंखों से जो देखता था रिजल्ट को, वो मैथमेटिक में पिरो देता था, उनको मैथमेटिकली एनालाइज करता था, स्टैटिस्टिक वैल्यूज में उसको पिरो देता था, उसको मॉडिफाई करता था, जिससे कि डाटा क्रेडिबिलिटी हो गई। डाटा क्रेडिबिलिटी का मतलब लोग विश्वास करने लगे उसके डेटा पे कि यार ये गलत नहीं हो सकता है, मैथ की वजह से इसने मैथमेटिक्स से इसको एक्सप्लेन किया है, तो मैथ तो गलत हो नहीं सकती, तो फिर ये ऐसा ही होता होगा। तो उसके एक्सपेरिमेंट में बिलीव होने लगा। तो उसने जो आंखों से देखा 1:2:1, वो कब आया आप बताओ। वो तब आया जब उसने चार चीजें मानी। क्या चीजें मानी, मतलब चार चीजें करी। क्या उसने बोला कि डोमिनेंट के लिए कैपिटल फैक्टर लो, रिसेसिव के लिए स्मॉल फैक्टर लो। ओके, ऑर्गेनिज्म के अंदर फैक्टर का पेयर होगा, होमो भी हो सकता है, हेट्रो भी हो सकता है। और ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन फैक्टर सेग्रीगेट होता है और गैमेट के अंदर ओनली एक ही फैक्टर जाता है। तो इसका मतलब इन दोनों में से एक गैमेट में, इन दोनों में से किसी एक के जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 50% प्रोबेबिलिटी होगी। और क्या है, यही तो बोला वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब, प्योरिटी ऑफ गैमेट का मतलब पेयर का सेग्रीगेशन होकर के गैमेट अकेला एक ही रिसीव करता है। मतलब अगर कैपिटल टी
अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो अगर गैमिट बनाना है तो एक गैमिट में या तो स्मॉल टी होगा या कैपिटल टी ही होगा। मतलब इस गैमिट के अंदर यहां से कैपिटल टी भी आ सकता है, स्मॉल टी भी आ सकता है ना। तो इस गैमिट के अंदर इन दोनों में से किसी एक के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 50% प्रोबेबिलिटी होगी या नहीं होगी? तो ये बात उसने समझ में आ गई। अब 50% प्रोबेबिलिटी हुई गैमिट में आए और F1 बना, फिर F1 के गैमिट बने, वो 50% प्रोबेबिलिटी बनी, फिर वो फ्यूजन हुआ, फिर F2 बना और F2 के अंदर उसने देखा कि जीनोटाइप जो है वो 1:2:1 रेशो में आया। तो आप सोचो 1:2:1 रेशो में आने के पीछे रीजन कि ऑर्गेनिज्म के अंदर फैक्टर पेयर में है और गैमिट के अंदर फैक्टर अकेला है और उसके अकेले के आने की प्रोबेबिलिटी 50% है। तो फिर प्रोजेनी के अंदर वो पेयर के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी, वो पेयर्स जो है वो किस कॉम्बिनेशन में, किस रेशो के अंदर बनेंगे, तो वो मैथमेटिक दिमाग में आ रही थी और वो था परमुटेशन कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बाइनोमियल एक्सप्रेशन होती है और बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो होती है वो आपको रिजल्ट को इंटरप्रेट करने वाले जो रिजल्ट होते हैं उसको फाइनल रिजल्ट देती है। वो कहती है कि मैं तुमको रेशो दूंगी, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी पेयर्स की वो मैं तुमको बता दूंगी, बस तुम डिसाइड कर लो कि उनको लाने वालों की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उनको लेके आने वाले मतलब गैमेट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हर एलील की 50% प्रोबेबिलिटी है। तो उसने क्या किया? उसने किया भाई ये, उसने किया ax प्लस by का होल स्क्वायर। ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन होती है। इसका मतलब ये होता है कि मैं तुमको रिजल्ट में तुम जो पुट करोगे उसका रेशो दे दूंगी। तो वहां पर a जो है उसने बोल दिया a b क्या है? a क्या है भाई? a है कैपिटल T और b है स्मॉल t। ये है क्या? ये F1 से F2 में जा रहे हैं हम लोग। कहां से जा रहे हैं? F1 से F2 में जा रहे हैं। तो F1 क्या था? F1 था कैपिटल T स्मॉल t, ये तो पता ही है आपको। तो उसने पता कर लिया कि पेरेंट के अंदर एलील जो है वो कैपिटल T स्मॉल t है। तो a क्या हो गया? कैपिटल T हो गया। b क्या हो गया? स्मॉल t हो गया। ओके, अब वो कहता है कि x क्या है? वो कह रहा है गैमिट के अंदर जाने की प्रोबेबिलिटी a की x है और गैमिट के अंदर जाने की प्रोबेबिलिटी इस पेयर से वो स्मॉल b की y है। तो b को तो मान लिया स्मॉल t, a को मान लिया कैपिटल T। तो कैपिटल T की गैमिट में जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई? 50% है। तो x को 50% मान लिया तो हम इसको 1/2 लिख सकते हैं, हाफ प्रोबेबिलिटी है। और इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? इसकी भी हाफ प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और ये स्क्वायर बना दिया। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा? कैपिटल T। ओके, क्या मिलेगा? कैपिटल T जो है वो मिलेगा आपको 1/4। ओके, और हमको मिलेगा कैपिटल T स्मॉल t, सॉरी, हमको ये सॉल्व करने पर मिलेगा इस तरीके से। ये मिलेगा कैपिटल T 1/4, ओके, कैपिटल T स्मॉल t 1/2 और कैपिटल T स्मॉल t 1/4। तो ये सॉल्व करने पर रिजल्ट आएगा 1:2:2:2। ठीक है, 1:2:1। क्लियर? तो इस तरीके से आपके पास में रिजल्ट मिलेंगे इसको स्क्वायर। तो ये मैथमेटिकली भी प्रूफ हो गया और मैथमेटिकली प्रूफ तब हुआ जब उसने गैमिट के अंदर जाने की प्रोबेबिलिटी 50% मानी, मतलब प्योरिटी ऑफ गैमिट वाला कंसेप्ट अप्लाई किया, तब आपको 1:2:1 रेशो मिलता हुआ दिखाई देता है। और ये बिल्कुल करेक्ट बात है कि रेशोज जो होते हैं वो गैमिट पे डिपेंड करते हैं, गैमिट के अंदर जाने की प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं। करेक्ट? तो चलो जी, ये सारी बातें। फिर बीच में ये कह रहा है कि क्रॉस कराते टाइम पे आपको प्रोजेनी के फिनोटाइप क्या होने चाहिए, क्या क्या पॉसिबल फिनोटाइप बन सकते हैं, उसको मैं एक ही जगह पर मेंशन करके दे सकता हूं। पुनेट बोला, तो पुनेट एक साइंटिस्ट था, उसने स्क्वायर आउटपुट के फॉर्म में प्रोजेनी के जीनोटाइप, पॉसिबल जीनोटाइप को बताने वाला एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। ऐसे जैसे मेंडल का क्रॉस था टॉल और डॉर्फ, मेंडल को पता था इसका फैक्टर पेयर ये है, फैक्टर पेयर ये है, तो टॉल और डॉर्फ के फैक्टर पेयर बता दिए उसने। अब ये कह रहा है कि जब तुमको यहाँ का जीनोटाइप पता है, इसका जीनोटाइप पता है, तो प्रोजेनी में बनने वाले जीनोटाइप मैं बता दूंगा। उसने बोला कैसे? उसने बोला एक स्क्वायर बनाओ, है ना, और उस स्क्वायर के पास में गैमिट के टाइप रखो। उसने बोला जितने टाइप्स के गैमिट बनते हैं उन टाइप्स के गैमिट को रखो। वो बोलता है कैपिटल स्मॉल टी में 2 टाइप के गैमिट है, ये देखो दोनों टाइप के गैमिट, इधर 2 टाइप के गैमिट, 2 टाइप के गैमिट, 2 गैमिट्स हैं। आई एम सॉरी, यहाँ कह रहा है इसके गैमिट रखो, टोटल 2 गैमिट है, इधर टोटल 2 गैमिट है और टाइप एक ही है। कौन सा गैमिट का टाइप है? कैपिटल T टाइप है यहाँ पर गैमिट का, यहाँ पर स्मॉल t टाइप का गैमिट है। टाइप तो एक ही है लेकिन नंबर 2 है।
तो दो इधर गैमेट, इधर दोनों गैमेट को इधर रखा, तो इसको और इसको यहाँ पे फ्यूज करा दिया, इसको और इसको फ्यूज, इसको कांस्टेंट मान लो। एक बार में क्या करना होता है, इसको कांस्टेंट मान लिया, इनको करा दो, फिर इसको कांस्टेंट मान लिया, फिर इसको करा दो, तो ये रिजल्ट मिलेगा, ये ऑफस्प्रिंग के अंदर आउटपुट मिलेगा। और आउटपुट देख करके आप रेशियो निकाल सकते हो 1:2, ठीक है, सॉरी यहाँ सारे कैपिटल टी स्मॉल टी आएंगे। फिर F1 जनरेशन वाला कैपिटल टी स्मॉल टी है। कैपिटल टी स्मॉल टी में गैमेट देखो, यहाँ पे एक कैपिटल टी गैमेट यहाँ पे हो गया, स्मॉल टी गैमेट यहाँ हो गया, कैपिटल टी इधर हो गया, स्मॉल टी यहाँ हो गया। यहाँ कितने गैमेट है, 2 गैमेट है। कितने टाइप के गैमेट है, 2 टाइप के गैमेट है। यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ पर भी 2 टाइप के गैमेट है। क्लियर। और जब 2 टाइप के गैमेट को फ्यूज किया, इसको कांस्टेंट रखा, इसको फ्यूज करा, तो ये मिला। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है। 4 में से 1:2:1 रेशियो जो है वो स्क्वायर आउटपुट के अंदर इजीली देखने को मिल सकता है। तो यहां से हमें चीजें पता लगी पनेट स्क्वायर से। पनेट स्क्वायर में स्क्वायर आउटपुट जो होता है वो ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप बताता है, और ये तब बताता है जब उसके साइड के ऊपर आप टोटल गैमेट्स को पुट करो, और टोटल गैमेट्स में पुट करते टाइम पे आपको कितने टाइप के गैमेट आएंगे वो भी पता लग जाता है। तो ऐसे में एक फॉर्मूला इजाद हुआ, और वो फॉर्मूला था 2n हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट। तो बताओ, ये पेरेंट था जिसके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी था, तो इससे कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, 2 टाइप बने, नहीं बने, कैपिटल टी और स्मॉल टी 2 टाइप के गैमेट बनेंगे। तो यहां पर आप देखो ये किसमें, हेटेरोजाइगस के अंदर है। तो n इज नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, तो यहां पर नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कितना, 1 है। तो 2 इज इक्वल टू 2 टाइप्स ऑफ गैमेट। तो ये रहे 2 टाइप्स ऑफ गैमेट, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो गैमेट में एलील क्या होगा, तो वो कैपिटल टी होगा और स्मॉल टी होगा। मोनो में तो बहुत आसान है, मजा तब आएगा जब ये पूछा जाए, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक पेरेंट है ये, मान लो इसके जैसा एक पेरेंट है 2 कैरेक्टर के लिए, सीड शेप और सीड कलर, राउंड सीड और येलो कलर। सो इस 2 कैरेक्टर वाला एक पेरेंट है, डाई हाइब्रिड है ना, ऐसा। अब इसमें से कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, जैसे इसमें तो 2 टाइप के गैमेट बने थे, तो यहां पर अप्लाई करो फॉर्मूला 2n, n फॉर क्या, 2 हेटेरोजाइगस। तो 2 हेटेरोजाइगस, तो यहां पर लगा 2 इसका मतलब 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। आंसर मिल गया सर, देयर विल बी फॉर्म 4 टाइप्स ऑफ गैमेट। यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब आपको पूछा गया कि यहां 2 टाइप के गैमेट बने, तो एक टाइप के में कौन से एलील थे, तो एलील का कौन सा टाइप का गैमेट बनेगा, तो यहाँ कैपिटल टी टाइप और स्मॉल टी टाइप, इजी हो गया। यहां बताना बहुत जरूरी है। अब आप बताओ कि यहां पर जब गैमेट गया, तो गैमेट के अंदर एक पेयर एलील सेग्रीगेट होकर के पेयर का अकेला ही जाएगा, नहीं जाएगा गैमेट में, तो यहां पर तो अकेला ही गया, लेकिन यहाँ डाई हाइब्रिड है, तो इससे अगर गैमेट बनाओगे तो यहां पर कैपिटल आर एक पेयर सेग्रीगेट होगा, ये पेयर सेग्रीगेट होगा, तो पेयर का एक ही जाएगा ना गैमेट में। तो ये गैमेट में अगर भेजना है तो यहां से एक बार कैपिटल आर भेज दिया, और यहां से यहाँ ऐसा थोड़ी होगा कि यहां पर कैपिटल आर भेज दिया तो स्मॉल आर भी भेज दो। कहते हैं ना कि पेयर सेग्रीगेट होगा, पेयर का अकेला ही पहुंचेगा। तो मैंने यहां से डिसाइड किया इसको भेजने का, कैपिटल आर का, इधर से डिसाइड किया कैपिटल वाई को भेजने का। दूसरा क्या हो सकता है, यहां से कैपिटल आर और वहां से स्मॉल वाई, ये भी तो हो सकता है। तो इसको कैसे करते हैं, इसको पनेट स्क्वायर से कर लो। कैसे कि आप स्क्वायर बनाओ, स्क्वायर की तरफ ये गैमेट लिखो, यहाँ पे दोनों का कैपिटल आर स्मॉल आर ये लिख दिया, इधर कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिख दिया, फिर एक को कांस्टेंट मान लो, और फिर इसके साथ लिख दो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो ऐसे करके आंसर लिख दो सारा, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो 4 टाइप के गैमेट ये बन गए। ओके, ऐसे सिंपल हो जाता है आपको करना। मजा तब आएगा जब आपको यहाँ पर एक और लिखा जाएगा, और मजा तब आएगा, देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल जेड स्मॉल जेड, अब मजा आएगा। अब पहली बात तो टाइप्स ऑफ गैमेट 2n, n कितना आ गया 3n आ गया, तो यहाँ आ गए 8 टाइप के गैमेट बनेंगे। कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, ट्राई हाइब्रिड हो गया ना, 3 हाइब्रिड है, कैपिटल जेड स्मॉल जेड। अगर कैपिटल जेड होता तो यहाँ पर ये जो है कैपिटल जेड होता तो हम 2 ही लेते हैं ना, हेटेरोजाइगस ढूंढना है, ये तो होमोजाइगस हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगेन 2 रहेंगे, तो यहाँ भी 4 टाइप के गैमेट ही बनेंगे। ओके, तो उसमें हर में कैपिटल जेड ऐड कर देंगे, एक पेयर ऐड कर देंगे। और अब अगर कैपिटल जेड स्मॉल जेड है तो 3 हो गए, तो 8 टाइप के गैमेट हो गए। तो ये कैसे बनेगा, तो ऐसे बनाने के लिए पहले आप दोनों का बना लो, तो दोनों के ये 4 बन गए। अब आप क्या करो, इन चारों को एक लाइन में रख दो, ऐसे इसको एक लाइन में रख दिया, और इसके साइड के अंदर यहाँ पर कैपिटल जेड और स्मॉल जेड दोनों लगा दिए, तो ऑटोमेटिक आपको एक गैमेट के अंदर कितने मिल जाएंगे,
एक तो कैपिटल जेड, स्मॉल जेड ऐसे करके एक गैमेट में 3 एलील मिलेंगे और तीनों के कौन से कॉम्बिनेशन होंगे वो पूछे जाएंगे। तो फाइनल क्वेश्चन इतना ही पूछा जाएगा कि 8 गैमेट तक कि कैपिटल वाई, कैपिटल स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल जेड, स्मॉल जेड ट्राई हाइब्रिड है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट विल बी फॉर्म एंड विच टाइप ऑफ गैमेट विल नॉट बी फॉर्म। तो आपको फिर गैमेट के फॉर्म्स बनाने पड़ेंगे 8 के 8, और 8 में से देखोगे कि वहां जो लिखा है ऑप्शन के अंदर उन 8 में से कौन सा नहीं है वो टिक कर देना है। फाइनल 8 तक ही बनवाएंगे, 8 तक ओनली। ओके, तो ये से आपको टाइप्स ऑफ गैमेट बनाना आ गया और इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको, जीनोटाइपिक रेशो और फिनोटाइपिक रेशो को। तो ये था मेंडल का मोनोहाइब्रिड और उससे रिलेटेड बातें। आप बोलोगे सर लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सल है, नहीं है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के एक्सेप्शन में लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है, वह है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सर इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल है, मतलब प्योर कैरेक्टर आया है। देयर इज नो ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स, इंटरमीडिएट कैरेक्टर नहीं है। जैसा पेरेंट में है उनमें से किसी एक पेरेंट के जैसा है और डोमिनेंट पेरेंट वाला कैरेक्टर है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब यह है। तो सर इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब डोमिनेंस इनकम्प्लीट रह गया। इनकम्प्लीट रह गया मतलब टॉल को जितना टॉल होना चाहिए था उतना टॉल नहीं हुआ, थोड़ा छोटा रह गया, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो सर मेंडल वाले एक्सपेरिमेंट में तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को नहीं मिला था। कोई एग्जांपल है क्या ऐसा? बिल्कुल है, स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर, एंटीराइनम मैजस, मिराबिलिस जलापा, उसके जो फ्लावर कलर है उसके अंदर आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल बात कर रहा हूं, वहां पर कैपिटल आर और स्मॉल आर है, आर फॉर रेड और स्मॉल आर फॉर व्हाइट। तो सर सिंपल बात है, कैपिटल आर रेड था, स्मॉल आर व्हाइट था। कैपिटल आर स्मॉल आर था तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस कैपिटल आर अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, इसको रेड होना चाहिए था, लेकिन ये तो हो गया डोमिनेंस। लेकिन ये एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। इनकम्प्लीट का मतलब आर बेटा तेरा जो है वो सारा का सारा काम नहीं चलेगा, तेरा असर पूरा नहीं आएगा, इनकम्प्लीट रह जाएगा तू। मतलब व्हाइट और रेड दोनों को मिक्स करने वाला कैरेक्टर आएगा, कैरेक्टर की ब्लेंडिंग हो गई, आर को पूरा एक्सप्रेस नहीं होने दिया गया, तो रेड की जगह वो पिंक बन गया। क्या बन गया? पिंक बन गया। तो पिंक मतलब इंटरमीडिएट आ गया, ना तो रेड है ना व्हाइट है, तो इसको बोलते हैं ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स की ब्लेंडिंग भी हो जाती है, डोमिनेंट इनकम्प्लीट रह जाता है, दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो नया कैरेक्टर आ गया, तो फिर F1 जनरेशन के अंदर रेशो चेंज हो जाएंगे, तो होंगे या नहीं होंगे? तो कैसे रेशो चेंज होंगे? देखो ये टेस्ट क्रॉस का डायग्राम है, एनसीईआरटी में देख लेना आप लोग, बहुत सिंपल है। ये प्रिंसिपल्स थे, डोमिनेंस, रिसेसिव, सारी बातें मैंने बता दी आपको। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ऐसे फ्लावर दिखते हैं, उसमें रेड भी है, ये व्हाइट भी दिख रहे हैं, थोड़े पिंक भी दिख रहे हैं। तो ये क्यों होता है? 3 कलर का शेड कैसे आ गया? और व्हाइट, रेड और पिंक। पिंक कैसे आया? रेड आर आर, पिंक आ गया, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसके गैमेट बनाए, क्रॉस कराया, स्क्वायर आउटपुट देखा, तो जो हेट्रोजाइगस कंडीशन थी उसमें पिंक मिले, होमोजाइगस थे उसमें रिसेसिव व्हाइट, डोमिनेंट रेड। तो इसका मतलब यहां पर रेशो क्या मिला? फिनोटिपिक रेशो, रेड पिंक व्हाइट 1:1:1। जीनोटिपिक रेशो वो तो वही सेम, वो तो मेंडल का था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल स्मॉल टी, वैसे ही कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर 1:1 रेशो। जीनोटाइप चेंज नहीं होगा, क्योंकि जीनोटाइप तो आपको पता है, जीनोटाइप 1:1 रेशो आना किस पे डिपेंड करता है? बाइनोमियल एक्सप्रेशन पर। और बाइनोमियल एक्सप्रेशन किस पे डिपेंड करती है? 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ गैमेट रिसीविंग 1 एलील, और वो तो यूनिवर्सल लॉ है। और यूनिवर्सल लॉ के अंदर जहां पर आप फैक्टर पेयर में लोगे, गैमेट बनाओगे और गैमेट के कॉम्बिनेशन से जब रेशो लोगे तो ये रेशो 1:2:1 ही आएगा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, क्योंकि लॉ ही यूनिवर्सल है, ऐसा ही होता है। लेकिन जब कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा था, तो कैरेक्टर एक्सप्रेस होते टाइम पे ये कैपिटल आर स्मॉल आर कल्टी मार गया। कैपिटल आर स्मॉल आर पहले मेंडल वाले में तो बोलता था कि आर का वजूद है, आर चलेगा, और यहाँ आर फुस हो गया, यहाँ रेड था तो पिंक हो गया, तो पिंक नया कैरेक्टर आ गया, कैरेक्टर की ब्लेंडिंग हो गई, इसलिए फिनोटाइपिक कैन बी चेंज, फिनोटाइप कैन बी चेंज। तो यहाँ पे 3:1 की जगह आ गया 1:2:1। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है कि इन विच एग्जाम्पल देयर इज फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो इन F2 इज इक्वल। तो देख लो दोनों इक्वल है, तो वो है एंटीराइनम मेजस डॉग फ्लावर के अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। किस कंसेप्ट के अंदर इक्वल है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर जीनोटाइप और फिनोटाइप इक्वल है। एक और ऐसा था, वो था टेस्ट क्रॉस।
टेस्ट क्रॉस में भी जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो दोनों क्या है, इक्वल आएंगे, ऑलवेज 1:1 रेशो आएगा मोनोहाइब्रिड के लिए, और डाईहाइब्रिड के लिए 1:1:1:1:1 4 बार जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो इक्वल आएंगे। तो एक तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक टेस्ट क्रॉस, और तीसरा है कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस के अंदर भी F2 जनरेशन के अंदर जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो इक्वल आते हैं, और वो क्या आते हैं, वो भी 1:2:1 रेशो ही मिलता है। करेक्ट। तो ये था आपका एग्जांपल इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या कंसेप्ट है कोडोमिनेंस का? कोडोमिनेंस का मतलब होता है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी या तो था टॉल या था पिंक। टॉल था तो डोमिनेंस, पिंक था तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर मान लो कैपिटल टी ये तो हो गया टॉल, कैपिटल आर स्मॉल आर क्या हो गया, पिंक, मतलब आर का पूरा बात नहीं चली। और एक है कैपिटल टी स्मॉल सी, मान लेते हैं कैपिटल सी फॉर ब्लैक और स्मॉल सी फॉर व्हाइट। तो इसको क्या होना चाहिए था, या तो ब्लैक होना चाहिए था तो डोमिनेंस, थोड़ा बहुत लाइट ब्लैक तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेकिन हम देख रहे हैं कि प्योर ब्लैक है, ब्लैक भी आ रहा है प्लस व्हाइट भी आ रहा है, तो ब्लैक और व्हाइट दोनों एक साथ आ रहे हैं और उसी इंटेंसिटी से आ रहे हैं। तो दोनों एक फैक्टर अपना अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहे हैं एक ही पेरेंट में, उसको बोलते हैं को डोमिनेंस। दोनों ही डोमिनेंस हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है, को डोमिनेंस बोलते हैं इसको। यस और नो? तो इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं कोडोमिनेंस के। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है ह्यूमन के अंदर ब्लड ग्रुप AB ब्लड ग्रुप। इसमें एंटीजन ए को प्रेजेंट करने वाला और एंटीजन बी को प्रेजेंट करने वाला फैक्टर्स जो हैं, वो दोनों फैक्टर्स अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करते हैं, तो दोनों टाइप की एंटीजन बन जाते हैं, तो ब्लड ग्रुप AB बन जाता है। तो ब्लड ग्रुप AB इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। दूसरा, कैटल के अंदर जो कोट कलर होता है, तो ब्लैक और व्हाइट दोनों को मिला दो तो रोन कलर बन जाता है, चितकबरा, तो वो जो है वो कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। ओके, तो आई थिंक आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस दोनों के कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। करेक्ट? ये दोनों की टेबल है, उसको आप पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा आपको समझ में आ जाएगा कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस में एबीओ ब्लड ग्रुपिंग नहीं है, कोडोमिनेंस के अंदर AB ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस इज कोडोमिनेंस का एग्जांपल हो गया। ठीक है, क्लियर? तो ये कंसेप्ट इनकम्प्लीट डोमिनेंस का हो गया। अगले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि एक्सप्लेनेशन ऑफ डोमिनेंस वो क्या है। चलो इसी में देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ डोमिनेंस क्या है। तो मेंडल को पूछा गया कि भाई कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ऐसा क्या हो जाता है कि ये टॉल है, ये टॉल है और ये डॉर्फ है। तो वो बोलता है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ डोमिनेंस, व्हाई डोमिनेंट इज डोमिनेंट और व्हाई रिसेसिव इज रिसेसिव। तो सुनना मेरी बात, ये कहते हैं ये दो एलील है, एलील के अंदर पेयर ऑफ एलील में एक जो होता है वो अनमॉडिफाइड है, मतलब कोई एक एलील जो होता है वो कोई मॉडिफिकेशन नहीं शो करता, मतलब वो ऑलवेज एंजाइम बनाता है और एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ ऐड करके प्रोडक्ट बनाता है। प्रोडक्ट का मतलब कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाएगा, है ना। मान लो किसी को टॉल बनाना है, टॉल के लिए एक हार्मोन चाहिए, हार्मोन प्रोडक्ट है, हार्मोन इज द प्रोडक्ट टू फॉर्म टॉल। प्रोडक्ट बनता है एंजाइम और सबस्ट्रेट के मिलने से, और एंजाइम होगा तब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनेगा। अब इस एंजाइम को बनाने के लिए आपके पास एलिलिक पेयर है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये कहता है कि कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी के अंदर प्रोडक्ट बना तभी टॉल बना। तो ये कहता है कि स्मॉल टी में क्यों नहीं बना, तो ये कहता है कि स्मॉल टी कंडीशन के अंदर एंजाइम ही नहीं बना। तो ये मॉडिफाइड एलील है, दोनों इस तरीके से मॉडिफाई हो गए कि एंजाइम बना नहीं रहे, और बना रहे हैं तो डिफेक्टिव एंजाइम बना रहे हैं। दो तरीके का पॉसिबिलिटी है, तो दोनों कंडीशन में एंजाइम नहीं बनेगा तो हार्मोन नहीं बनेगा, हार्मोन नहीं बनेगा तो ये डॉर्फ बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? डॉर्फ बन जाएंगे। तो सर फिर कैपिटल टी में क्या है? तो इसमें से एक जो पेयर है, पेयर का एक अनमॉडिफाइड है और दूसरा मॉडिफाइड है, और ये मॉडिफिकेशन कैसा मॉडिफिकेशन है, इसमें वो बिल्कुल अनमॉडिफाइड के जैसा ही है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है। तो ये कहता है कि इस कंडीशन के अंदर दोनों मिलकर एंजाइम बनाएंगे तो टॉल बन जाएगा। ये कहता है इस कंडीशन में क्या हुआ, कैपिटल टी और स्मॉल टी कंडीशन में, तो ये कहता है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी कंडीशन के अंदर आप देख लीजिए कि स्मॉल टी जो है वो इस कंडीशन के अंदर स्मॉल टी क्या नहीं बना रहा है, मान लो एंजाइम नहीं बना रहा है, तो फिर कौन बना रहा है? कैपिटल टी बना रहा है। तो कैपिटल टी बना देगा तो एंजाइम बनेगा तो ऑलरेडी टॉल बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि मॉडिफिकेशंस जिसके अंदर टॉल बन सकता है वो क्या होगा कि आपको मॉडिफाइड एलील जो है वो अनमॉडिफाइड की तरह रखना पड़ेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि स्मॉल टी के अंदर ऐसा मॉडिफिकेशन भी हो सकता है
कि वो कैपिटल टी की तरह वर्क करे, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, टॉल बनेगा। तो ये एक्सप्लेनेशन है कि कैपिटल टी स्मॉल टी में स्मॉल टी कैन एक्ट एज कैपिटल टी ऑल्सो। तो कैपिटल टी मतलब स्मॉल टी एंजाइम बना रहा है ना, और अगर स्मॉल टी एंजाइम नहीं बना रहा है तो फिर तो दोनों पेयर में आएंगे तो रिसेसिव हो जाएगा, और अनमोडिफाइड एलील जो है वो टॉल की वजह से आ ही रहा है। तो ऐसे एक्सप्लेनेशन है लॉ ऑफ डोमिनेंस का। एनसीईआरटी में पढ़िएगा लाइन को, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। करेक्ट। तो ये था आपका इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन और उससे रिलेटेड सारी बातें। अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, जिसकी कई बातें मैं पहले बता चुका हूं, उसको अपन एक्सप्लेन करेंगे सिंपल वे में, और कई सारे फॉर्मूलाज जो है उनको इन्वेंट करेंगे, वो बताएंगे, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्मॉल ट्रिक जो होंगी उनको अपन डिस्कस करेंगे, लिंकेज डिस्कस करेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन डिस्कस करेंगे, और डिजीज को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलते हैं। बाय बाय।